शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का कि आप हर दफ़ा तशरीफ़ लाते हैं और हर दफ़ा हमारे पास एक गुफ्तगू का उन्वान होता है और कोशिश हम ये करते हैं कि उसको ऐसा रखा जाए जो जिस तरह की गुफ्तगूएँ असल में हम करना चाहते हैं या जिस तरह की गुफ्तगूएँ हम इनफॉर्मली करना चाहते हैं उसको फॉर्मल फोरम पर भी लाया जाए। आमतौर पे ऐसा है कि हम दोस्तों की महफिल में और तरह की गुफ्तगूएँ करते हैं और जब हम माइक पे आके बोलते हैं या तो वहाँ पे आके हमारे मौक़िफ़ भी बदल जाते हैं, वहाँ पे आके हम हमारे जो तनाज़ुर हैं वो भी बदल जाते हैं। अगरचे थोड़ा बहुत होता है लेकिन कुछ चीज़ों को बहरहाल इस तरह से देखना चाहिए कि असल बात जो है वो पहुँचे सुनने वाले आदमी तक। तो मैं कोशिश करता हूँ उन दोस्तों को ख़ास तौर पे दावत दें जो हमारे तालिब इल्म हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं ख़ास तौर पे, और जो आगे आकर जो वक्त आएगा उसमें इन चीज़ों से ख़ास तौर पे कंसर्न है तो वो आ जाते हैं हर दफ़ा। मेहरबानी उनकी, आप भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, शो को मैं लाइव भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर पे अपने दोस्तों का। आसिम भट्ट साहब ने आज का सवाल जो है उसको पैदा किया, ये उनके जहन की इख्तरा कह सकते हैं, ये उसके जहन या आमादगाह है और वो ऐसा था कि उस पर बात होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली बात होनी चाहिए। तो इस पर जो हमें सबसे रेलेवेंट हमारे शहर में लोग मौजूद हैं उनमें से चंद एक जो है ज़ाहिर है बारी बारी हम दोस्तों को बुलाते रहेंगे, दूसरों को। जनाब हफीज़ खान साहब ने हमारी दरख्वास्त कबूल फरमाई, उनका शुक्रिया। जनाब इरफान अहमद साहब मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। अभी डॉक्टर हुमैरा तशरीफ़ ले आएंगी। ये न सिर्फ फ़िक्शन लिखने वाले हैं, फ़िक्शन को समझने वाले हैं, बल्कि जो फ़िक्शन के बसे पर्दा मुहर्रिकात हैं उसके फ़रोग़ के पीछे जो मुहर्रिकात असबाब हो सकते हैं और उनका इस दुनिया के साथ या इस दुनिया में होने वाली जो दीगर शोबों की तब्दीलियाँ हैं उनके साथ क्या रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ है, इन सब पर वो शरह सदर रखते हैं। तो मौजूद के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इदारे की तरफ से आपके शुक्रिया से इसका आगाज़ करता हूँ। बुनियादी गुफ्तगू करेंगे, आगाज़ उसका मुहर्रिक बहस के तौर पर जनाब आसिम भट्ट साहब के बुनियादी तौर पर सवाल क्या है, उसके कितने कितने जिहाद हो सकती हैं और किन पहलुओं पर हमें ख़ास तौर पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद फॉर्मेट जैसा आप जानते हैं, पहले हफीज़ खान साहब गुफ्तगू करेंगे 5-7 मिनट के लिए इस मौजू के बारे में जो उनका बुनियादी मौक़िफ़ है उस पर वज़ाहत फरमाएँगे। उसके बाद उर्फ़ी साहब गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद डॉक्टर हुमैरा तशरीफ़ लाएंगी, वो भी गुफ्तगू करेंगी। तो जब तीनों हमारे दोस्त और माहिरीन अपनी अपनी गुफ्तगू अपना अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, उसके बाद हॉल को ओपन करेंगे हम और बाकी गुफ्तगू जो है वो आपकी सवालात की रोशनी में, आपके कमेंट्स की रोशनी में और उन निकात की रोशनी में होगी जो हम सब की गुफ्तगू से उभरेंगे। अपने दोस्तों से मैं ख़ास तौर पर गुजारिश करूँगा कि चूँकि माहिरीन की हैसियत से हमारे ये दोस्त मौजूद हैं तो अपना जो कमेंट है उसको मुख्तसर रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का मौका इनको मिले। दूसरा ये है कि आप मुख्तसरन अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं 2-4 जुमलों में, लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल कीजिए कि जो बातें इन्होंने की हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब से कि अदबी असनाफ़ का जो उरूज व ज़वाल है वो तभी होता है या मसनूई होता है या दोनों ही होते हैं। और जो अब हम देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये भी पहले इस्टेब्लिश करना जरूरी है कि ऐसा है भी या नहीं, या सिर्फ फीलिंग है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। जनाब मोहम्मद आसिम भट्ट साहब। आबद सयाल साहब ने जिस तरह अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि जो आम महफिलों में या इस तरह इकट्ठ जो होते हैं दोस्तों के या स्कॉलर्स के, उसमें जो बात होती है वो वतना से होती है और जो इस तरह महफिलों में जो बात की जाती है उसको किसी और तरह से कुछ कहा जाता है और बाज़ का दोनों तरह की बातों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये भी एक ऐसी बात है, हम हमारा एक दोस्तों का एक हफ्तावार नशिस्त होती है, उसी नशिस्त में ये ऐसी जिस तरह सरसरी गुफ्तगू के दौरान ये बात की गई है। तो आबिद ने इसमें एक कदरियत को महसूस किया, उन्होंने जो हुक्म दिया कि बेस पे आप
एक तो ये कि आपने मौक़िफ़ नहीं बदलना, महफ़िल में जाके यही बात करनी है, और इसको ज़रा आप मुकदमे की सूरत में पेश करें। मैं जैसा काम किया मैंने उस तरह से भी उसको कोशिश की, लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जिस पे ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पर कोई 100% इस पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं इससे एक मुख्तलिफ उलट बात नहीं। मेरा ख्याल था कि जितनी भी असनाफ़ हैं उसमें जो सबसे जो ताकतवर सिन्फ है, या जिस सिन्फ में मौजूदा जो हमारा जो रूही असर जिसे आप कहते हैं, जो हमारा ज़माना है, वो उसमें अपनी उसकी बात हो सकती है, उसकी जो एक पेचीदा हकीकत है उसको बयान किया जा सकता है, तो वो नावल है। लेकिन फिर मैंने उसको इस बात को थोड़ा सा रिवाइज़ किया। अच्छा, इसमें जो मुझे मेरा जो इस पे ध्यान गया वो इस बात पे गया कि अक्सर ये दावा सुनने में आता है कि नावल जो है वो उसका रिवाइवल हमारे ख़ास तौर पे ये 23 सालों में या इस दहाई तक एक चौथाई सदी तो गुजर गई मौजूदा। तो ये बात स्कॉलर्स भी कहते हैं, नाकबीन भी कहते हैं, नावल का भी कहते हैं, पढ़ने वाले भी यही कह रहे हैं कि रिवाइवल हुआ। तो मैंने फिर ये देखा कि जो रिवाइवल है उसमें कौन से नावल सामने आए पिछले 23 सालों में, कौन से नावल लिखे गए, और इससे पहले के जो 25 साल, एक चौथाई जो सदी गुजरी, या पिछली सदी के जो आखिरी जो निस्फ है 50 साल, उसमें जो हमारा जो अदबी जो वर्षा जो असासा बना वो क्या था। और ये 23 सालों में मैंने ऐसा क्या किया कि हम सब ये कहने लगे कि नावल ने रिवाइव किया और बहुत बड़ा काम हुआ। मसलन ऐसे ही मैंने पिछले 50 वर्षों में, पिछले सिमरार के पिछली सदी के आखिरी जो 50 वर्ष यानी इस 23 साल से पहले जो 50 वर्ष, उसमें ख़ास तौर पे जो 25 बरस है, यानी इस 23 से पहले के 25 बरस आप लगा लें 75 से 2000 तक, या अमूमी तौर पे से आप देख लें कि 50 से 2000 तक 50 सालों में जो हमने कमाया है, उसमें बहुत से नाम है उसमें। तो ऐसे एक लिस्ट थोड़ी तौर पे जो सामने की जो चीज़ें हैं, सामने की तहरीरें हैं नावल है, वो मैंने लिख ली, वो एक लिस्ट ही बन गई। मसलन मैं वो पढ़ देता हूँ, आग का दरिया शुरू करते हैं, ठीक है जी। और इनके मैडम के और भी कई नावल हैं जो आए, लेकिन एक हम आग का दरिया का नाम लेते हैं। उदास नस्लें, और उनका बाग भी बहुत बड़ा नावल, ये भी इसी 50 साल में आया। और भी इनके नशीब वगैरह के जितने भी नावल का इसमें आए, नदी का इसमें। अच्छा, फिर ऐसे ही इसमें ज़मानी तरतीबें रखी मैंने। राजागीर पे इनकी अफसानों की कई किताबें, तलाश बहाना, इनका और एक बश्ते सूसगीर का इसी 50 साल में आया। खुशियों का बाग है, अब तक ये मुख्तलिफ मुमकिन नावल है। अल्लाह मेघ दे, स्याही में, दीवार के पीछे, आफत का टुकड़ा, अलीपुर का एली के साथ उनकी एक और आई थी, अलग नगरी भी आई थी, दिल भटकेगा, राख, गुरगे शब्द, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, या खुदा। ये तो इसके अलावा बहुत सारे बहुत बड़ा असासा जिसका मैंने जिक्र नहीं किया। ये तो चंद 20-25 इनकी सतह का आप देखें कि कितना आधा बहुत तकलीफ किया 23 वर्ष में, कितने नावल जो इस सतह पे आते हैं। एक आग का दरिया ही खा जाएगा सब कुछ। तो ये तो 20-25 मैंने वैसे नाम भी इसमें, अब कई नाम आपके ज़हन में भी आ रहे होंगे जो लिखे गए, बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका था। अब उस तरह के नावल आज जो हमने जो लिखे 23 वर्षों में, उसकी लिस्ट तो खैर सबको मालूम है। तो ये पहला दावा जो है कि रिवाइव हुआ नावल, ये गलत, 100% गलत। और ये क्यों किया जाता है, इसकी क्यों प्रमोशन की जाती है, और क्यों इसको डंडोरा इसका पीटा जाता है, ढोल बजाया जाता है, उस पर फिर हम बात कर सकते हैं। मुझे दूसरा दावा ये था कि जो जिसका मैं खुद भी कायल था कि
नावल जो है वो सबसे मौजूद सिंफ है आज के दौर की हकीकत को लिखने की, क्योंकि आज के दौर की हकीकत जो है वो बहुत पेचीदा है, मल्टी फेसेटेड। तो उसको आप एक सादा बयानिए में इतनी ताकत नहीं है कि वो सहा सके इतनी पेचीदगी। तो उसके लिए एक नए बयानिए की जरूरत है, और वो बयानिया ना अफसाने के पास भी एक वो फनी जो होती है ना, बंदिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके पास भी इतनी कुव्वत नहीं है, और ना गज़ल के पास तो। लेकिन नज़्म में एक वो वसत कुशादगी और वो एक बजाती एक उसका अंदाज के वो उसमें वो किसी हद तक कहा जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत सी बंदिशें होती हैं। और नावल एक ऐसा बयानिया दे सकता है आप कि जिसमें ये हकीकत बयान हो सकती, उसमें समा सके। तो मेरा अपना ये ख्याल था। लेकिन इसका अब इसी बात को पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। मेरा वो जाती नहीं था, पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा है। मसलन मैंने देखा कि ये जो कहने वाले हैं उनमें कौन कौन है। ट्रेंड सेटर जो मसलन फर्ज कीजिए कि नोबल इनाम है, ये बहुत बड़ा इदारा है। ये एक तरफ आपके अदब के जो मुख्तलिफ हैं रुझानात उनकी अक्कासी करते, आइनादारी करते, लेकिन उसके साथ साथ ये रुझान साज भी, ये ट्रेंड सेटर भी, ये आपको लाइन भी दे रहा हूँ, जो एल्गोरिथम्स हैं जिससे हम कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसका सबसे बड़ा जो अजाब है वो ये है कि वो ना सिर्फ आपकी हेल्प करती बल्कि आपको मिस गाइड भी कर रहा होता है। हम पिछले दिनों एक प्रोग्राम था, तो उसमें हम चंद दोस्त गए इफ्तिखार साहब के घर में, तो उन्होंने गूगल लगा लिया वो रास्ता देखने के लिए। तो गूगल ने हमें अजीबोगरीब रास्तों में से वो गुलेज में से निकाल के वो लेके गया। तो वो हम यही बात करते थे कि ये जो भी हम ये टेक्नोलॉजी है, अब वो गूगल जो है वो आपको ये भी बताता है कि कौन सी गाड़ी आपको बेहतर है, लेकिन वो उस गाड़ी वाले से भी उसका रास्ता होता है कि आप ड्यूचे लें जी, अब आके चल रही या मर्सिडीज की फलां किस्म उसको लें। तो ये पूरे का पूरा एक मार्केट नेटवर्क है बहुत, और वो ड्यूचे वाले जो है वो मुझसे रब्ता नहीं करेंगे, वो गूगल से रब्ता करेंगे, उस टेक्नोलॉजी जो है उससे रब्ता करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें कि रुझान पैदा किए जाते हैं, और ये आपको दिया जाता है, ये बोलें जिसको वो सब बोलते हैं उसमें, और वो फिर अपने पूरी यकीन करते। इसी तरह से ये भी मुझे लगा। अब ये क्या हुआ कि 2001 से 2023 तक जो नोबेल इनाम दिए गए, मैंने वो उनकी साइट निकाली है, वो इनाम देखिए, तो उसमें 23 इनामों में से 14 इनाम दिए गए नावल को, 3 दिए गए शायरी, ठीक है। और उससे पहले जो 23 साल थे 75 से 2000 तक, उसमें 26 इनाम दिए गए, उसमें भी 13 इनाम नावल को दिए गए और 11 शायरी को दिए। यानी जो बाकी असनाफ थी वो तकरीबन 40-50% थी, लेकिन वो इस दफा क्या शायरी खत्म हो गई। लोगों ने सोचना, महसूस करना, दिल बंद हो गए लोगों के, क्या होगा। तो ये जो दूसरी असनाफ को, अब दूसरी असनाफ के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, एक ड्रामे को दे दिया। अब ये ट्रेंड सेट है, इस तरह सब इदारे ट्रेंड सेटिंग कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा, इसके लिए भी ये मैं बात करूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि ये 100% दुरुस्त बात हो सकता है, ये गलत हो। ये तो हम चूंकि एक जहन में बात आई, इसके लिए कुछ मवाद मिल गया, तो इससे मैं इसके एक तीसरी सा बना दिया। वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे मार्केट है, मेरा साथी ख्याल। अब यहाँ पे तो मार्केट का तस्वर ही कोई नहीं, कहने को तो यहाँ पे हर चीज, मतलब किताबें भी छप रही हैं, किताबों की भी एक मार्केट छोटी मोटी सी है, और भी ज़राअत की भी मार्केट, लेकिन यहाँ पे मार्केट का वो तस्वर है नहीं कि जो मार्केट होती है। जो जहाँ मार्केट है वहाँ पे रॉयल्टी, मैंने देखा हुआ वो उनका जो किताबें छापने वाला, जो किताब लिखने वाले के साथ जो वादा करता है, वो 20 सफ़े 22 सफ़े का वादा होता है, और वो बिल्कुल एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है। तो जब वो ये किसी के साथ वादा करते हैं, तो वो जो वादा करने वाला है
वो तो पैसे लगा रहा है, वो तो कई करोड़ रुपया लगा रहा है, उसको पूरा पूरा पैसा देता है, उसके वुड्सा का नाम भी लिखा जाता है इसमें वाले। तो वो तो पूरी मार्केट है, बिजनेस है, तो वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगा जो पब्लिशर है। तो अब वो जो पैसा लगा रहा है वहां पे मार्केट में, तो वो तो उसी किताब पे लगाएगा जिससे उसको पता है कि रिटर्न आएगा। उसका पहले बात तो ये कि उसका किताब छापना मकसद प्राइमरी है नहीं, और लिटरेचर छापना, खासतौर पे अदब छापना भी प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं। वो कुछ भी छाप सकता है, जंतरियां भी छाप सकता है, बिक्री जो उसको जिसमें फायदा हो उसको छापेगा। लिटरेचर वो छाप रहा है। अब मार्केट है इशू बेस्ड, इशू चलता है, मसलन फलस्तीन का इशू आजकल चल रहा है, इससे पहले अफगानिस्तान था, कभी रवांडा आ जाता है, कभी कोई आता है, तो वो इशू बेस्ड पब्लिकेशन होती है। वो अगर जर्नलिज्म पे की किताब है वो भी इशू बेस्ड इसी इशू पे होगी, इकोनॉमिक्स पे किताब है वो भी इसी पे होगी, तालीम पे किताब है वो भी इसी पे होगी, समाजियात पे, अदब पे, हर में एक ही मौजूद चलता होगा। इस वक्त मार्केट में वो हॉट इशू, प्रेसिंग इशू अफगानिस्तान की। अब इसमें अदब में जो सबसे मुवाफिक है उसके लिए, उस दुकानदार, उस सरमायादार के लिए सबसे मुवाफिक जो सिंफ है वो नावल है। वो 100 सफ़े से लेके 1000 सफ़े तक हो सकता है, एक ही मौजूद। शायरी की किताब नहीं हो सकती, मुश्किल, अफसाना नहीं हो सकता, तो ये उससे मुवाफिक है। तो अब उसी को वो तो इसलिए छप रहे हैं, और चूंकि ये उसके मुवाफिक है इसलिए उसको प्रमोट भी कर रहा है, और वो उसका एक झंडे आपको लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है। अब ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा जो अहद है इसमें रह रहे हैं, जिसमें हम हमारा सामना एक कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा हकीकत से उसको बयान करने के लिए ज़्यादा मुवाफ़क़त जो है अगर आप तलाश करें तो हो सकता है आपको बाकी इसमें आपकी निस्बत नावल में मिले, ये हो सकता है। मैं खुद भी समझता हूँ इसको कि ये एक इसमें एक गुंजाइश है। लेकिन बात यह है कि जब आप इसको जिस तरह से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, चला रहे हैं, उससे दीगर असनाफ के साथ जो अब आप क्या अब सूरत ये है कि दुनिया में कोई भी जो बड़ा अदीब है वो ये तो हो सकता है कि वो शायर ना हो तो बड़ा अदीब हो जाए, वो एक अफसाना नगार ना हो तब भी बड़ा अदीब हो जाए, लेकिन वो एक नावल निगाह नहीं है और बड़ा अदीब हो जाए, ये तस्वीर ही खत्म हो जाए। नावल जो आपने इस तरह से एक नागुज़ेर आप बना दिया कि वो लाजमी को नावल लिखेगा और बड़ा अदीब बना देंगे, तभी उसे स्टेचर पर। तो इतने काफ़ी है, बाद में भी शामिल करूँगा। आप मॉडरेट भी आप ही करेंगे सब कुछ सब निकल दिया, ये तो जब आग लगेगी, जब बात छिड़ेगी तो नहीं आग लगा। अच्छा आपकी माइक करिए, आवाज आएगी इसमें। मेरी बारी जी। आसिफ भट्ट साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, कुछ 7-8 मिनट की या 10 मिनट की, उनसे मैं मुत्तफिक कुल्ली तौर पर नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं देखता हूँ अहद के मैं फिक्शन में कब दखल हुआ, ये अपनी कहानी थोड़ी सी उसमें ऐड करनी जरूरी हो कि रिवाइवल कैसे होते हैं और उनको कैसे देखें। मैं 71 में जब मैंने पहली कहानी लिखी, जब ताना लिखा, इसमें दखल हुआ, तो उस वक्त मुझे ये पता था कि अगर नावल घर में आएगा तो कोई बुरा काम होगा। नावल के बारे में ये था। मैं बहावलपुर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला था। वहाँ कहानी को आप पढ़ सकते थे, कहानियाँ आपके सामने होती थी, और ख़ासतौर पर 71-72 में साबरन डाइजेस्ट ने कमाल किया कि दुनिया जहान की ज़बानों से जो तराजम थे वो शाया होने शुरू हुए।
जो इंडिया के अफसाना निगार थे उनके अफसाने हमने पढ़े, पाकिस्तान के भी बड़े, इस्मत को, वाहिदा तबस्सुम की उतरन को मैंने पहली बार वहाँ पढ़ा, और इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी को, ना इन सब लोगों को और मौपसा को मैंने पहली बार वहीं पढ़ा, सबरिन में पढ़ा। वहाँ से हमारा शौक हुआ। तो मुझे एक, जैसे सराकी में कहते हैं कि दिल में खुद सी थी कि नावल हम क्यों नहीं पढ़ सकते, वजह क्या है कि नावल ममनू क्यों है। तो हमारे शहर में एक होती थी कमर लाइब्रेरी, मैं वहाँ गया और वहाँ से नावल पूछे तो वहाँ दो किस्म के नावल थे, एक इस्लामिक फिक्शन था वो ए मुस्लिम साहब का और नसीम हिजाजी का, और एक फिक्शन था वो रजिया भट्ट का। ये दो किस्म के फिक्शन थे। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, मैंने रजिया भट्ट का एक नावल लिया और छुट्टियां थी। मैंने जब पढ़ा तो मुझे 10 दिन मेरा सर चकराता रहा कि मैंने क्या पढ़ लिया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो हर लड़की जो गजल दिखती थी वो अपनी महबूबा दिखती थी, और हर जो जाता हुआ लड़का लगता था कि ये कोई, मैं किस अजाब में आ गया, मुझे किस मामले में आ गया। वो दौर था कि जब हमारे यहाँ फिक्शन, जो एक संजीदा फिक्शन था जिसे हम अदबी फिक्शन भी कहते हैं, वो डॉर्मेंसी में, अगर मैं कहूँ अगर वो छोटे शहरों तक उसकी रसाई नहीं है या मुल्तान तक भी नहीं है और भावलपुर तक भी नहीं है, तो वो डॉर्मेंसी में था, डॉर्मेंट था। अब रिवाइवल किसे कहते हैं? रिवाइवल कि कोई चीज नहीं थी पहले या डॉर्मेंट थी, तो वो दोबारा से उसकी तजदीद हुई और वो सामने आई। तो यहाँ पर मैं रिवाइवल पर बात करने से पहले, मैं हिस्ट्री में जब देखता हूँ, जब कौमों पर कोई वक्त आता है, अब मैंने ये देखा कि पहली जो कॉमेडी फिल्में हैं या कॉमेडी की किताबें, कॉमिक बुक्स हैं, ये पहली बार हमारी मालूम हिस्ट्री में कहा भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुई तो पूरी दुनिया एक उसमें थी कि जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल डिजेक्टेड, अफसुर्दा थी। तो वहां खुद ब खुद कॉमेडी फिल्में बनना शुरू हो गई, कॉमेडी आ गई, और फिर कॉमेडी खत्म हुई, संजीदा फिल्में बनना शुरू हुई, फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुई। जो ही सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुई तो हमारे यहाँ देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कॉमेडी आ गई। हमारे पाकिस्तान में जब 71 में ईस्ट पाकिस्तान का अलमिया हुआ तो आपने देखा होगा कि रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ ये वहीद मुराद की जगह हीरो बन गए थे, फिल्मों में आने शुरू हुए थे। और फिर जब एक उससे भी बड़ा सानेहा हुआ कि जब अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग किया गया, और उसके बाद हमारा मार्शल्लाह था हमारे पास ज़िया-उल-हक का, और मार्शल्लाह में जो क्या कुछ वो उसके साथ अजाब वाबस्ता थे। तो फिर आया कि वो नन्ना और अली इजाज हमारी फिल्मों में वो हीरो बन गए, और हमारे यहाँ कॉमेडी भी आने लगी, ये चीज़ें लगी। वो उनका रिवाइवल नहीं कर सकते, वो अपनी जगह बना रहे होते हैं। अब रिवाइवल को आप देखें तो मुझे उसमें लगता है कि रिवाइवल क्या है, कंटेंट वाइज है, रिवाइवल क्या सब्जेक्ट वाइज है, या रिवाइवल क्या नंबर वाइज है। अगर हम ये देखें कि नंबर बड़ा है नावल का, नंबर बड़ा है अफसाने की किताबों का, तो क्या वो रिवाइवल है? सब्जेक्ट में बेहतरी आई है, मौज़ूआत बेहतर चुने जाने लगे हैं, तो क्या वो रिवाइवल है? या कंटेंट बेहतर हुआ है? हमारे साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है कि हम लोग माजी परस्त हैं, हम नॉस्टैल्जिया में रहते हैं। जो चीज़ें हमें बचपन में या हमारे कोर्सेज में या हमारे करिकुलम का हिस्सा रही, वो खामखा अहम बन जाती हैं, उनके मौज़ूआत भी अहम हो जाती हैं, वो चीज़ें भी अहम हो जाती हैं। और मैंने जब कपास का फूल पढ़ी अमरुद्दीन कासमी साहब का, जब मैं CSS कर रहा था तो मैंने उर्दू लिटरेचर रखा था उसमें, तो वहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो कासमी साहब से वो पहली आशनाई थी। तो इस किस्म के जो मामलात होते हैं कि आप कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, आप नंबर की तरफ जा रहे हैं, या आप सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो 21वीं सदी के पहले 23 साल हैं, इसमें कंटेंट से आप किसी तौर पर इनकार अगर करना भी चाहें तो मौज़ूआत से नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि मौज़ूआत जितने इन 23 सालों में बरते गए हैं वो पहले नहीं बरते गए। और वो मौज़ूआत क्या थे? वो दुनिया जब इतनी कम्पीट कर रही है अपने आप से भी, और हर शख्स दुनिया के हर फर्द से कम्पीट कर रहा है। इस्लामाबाद में बैठा हुआ शख्स वो अमेरिका के जो वाशिंगटन में बैठा है या न्यूयॉर्क में बैठा है उससे कम्पीट कर रहा है, UK में बैठे हुए आदमी से कम्पीट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बैठे लोग उससे कम्पीट कर रहे हैं।
तो वो कंपटीशन बड़ा है। इसी तरह लिटरेचर में भी कंपटीशन, खासतौर पर फिक्शन में भी बड़ा है। अगर आप नंबर की तरफ जाएं तो वो भी एक लाजमी बात है कि नंबर बड़ा है। पब्लिशर की जहां बात है, पब्लिशर पैसा वहां लगाता है जहां डिमांड हो, जहां उसे पैसे वापस आने की तवक्को हो। चूंकि नावल बिक रहा है तो नावल पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नावल नहीं बिकेगा तो वो नावल पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे आजकल शायरी की किताब पर इन्वेस्टमेंट कोई पब्लिशर भी नहीं करता। अफसाने पर यह था कि ये नावल और अफसाना हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड लेवल पर भी, जो मेरी एक छोटी सी नज़र है, मैंने जो देखा कि ये दोनों, इनका जो पीरियड है वो माकूस रहा है। जब नावल अरूज पर होता है, ज़्यादा नंबर में आ रहा है या कंटेंट में आ रहा है या अपने सब्जेक्ट में आ रहा है, उस वक्त अफसाना नीचे चला जाता है। और जब अफसाना का अरूज होता है, जब मैंने आपको 71, 72, 73 का पीरियड बताया, तो उसमें लोगों ने जिंदगी को टुकड़ों में देखना शुरू किया था, जिंदगी को एज अ होल नहीं देख रहे थे। जब आप अफसाने की बात करते हैं तो अब जिंदगी को बटा हुआ देखना चाहते हैं, और वो हमारे मखसूस हालात थे पाकिस्तान के, वो सियासी हालात भी थे, समाजी हालात भी थे। लेकिन जब हम जिंदगी को एज अ होल देखना चाहते हैं तो हमारे पास बड़े घेर में जो कहानी सामने आती है वो नावल आता है। अब नावल में हमारे यहाँ ज़वाल क्यों आया, उसकी भी एक वजह है कि हमारे यहाँ इस किस्म की अलामत निगारी शुरू हो गई कि कहानी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, कहानी ना रही उसमें से। और जैसे कि मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि आप देखते हैं उठा के 50-50 सफ़े, सिर्फ मौसम का हाल के पत्ते हिल रहे थे और शाखें यूं सनसना रही थी, हवा का ये था। जुजियात को छोड़ के अभी मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप से कि वो हम तफसील में चले गए, और तफसील गैर ज़रूरी जो बोझ बनती है, ग्रां बनती है, कहानी को हमने छोड़ दिया। जब कहानी नावल से ख़त्म हुई तो लोगों ने नावल को छोड़ दिया था। और यही हाल अफसाने का हुआ। जब हम अफसाने में, चाहे वो किसी पाकिस्तानी ज़ुबान का अफसाना ले लें या हमारा उर्दू का अफसाना ले लें, कि उसमें जब अलामत निगारी आई, और वो इस किस्म की अलामत निगारी थी कि जिसका अबलाग नहीं था, तो अफसाना पीछे रह गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि नावल भी लिखा जा रहा है और अफसाना, बल्कि मैं अभी बैठा हुआ इरफान उर्फी साहब की बात कर रहा था कि इनका मैंने मजमूआ पाऊँ मेरी निगाह से गुजरा, और इनका कंट्रोल रूम, आप फारिया अरशद के अफसाने देख लें। अभी जो फैसल जरगाम हैं, नए लिखने वाले हैं, उनके अफसाने देखें। सलीम हारून हैं, अतौर रहमान खाकी हैं, सारा अहमद हैं। इन लोगों के जो अफसाने सामने आ रहे हैं तो लग रहा है कि अब अफसाने का भी रिवाइवल है। बाकी रही बात कि ये नंबर बढ़ने से हम रिवाइवल काउंट करेंगे या कंटेंट से या सब्जेक्ट से, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ पढ़ी जा रही होती है। हालांकि ये दौर वो है कि जब हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, हर चीज़ हमारे हाथ में है मोबाइल फ़ोन की सूरत में, हम बड़े इख्तिसार पसंद हो गए हैं। लेकिन उस दौर में कि हम जब हर चीज़ एब्रीवेशंस में आ रही है, बरादर ब्रो हो गया है, तो और हम चीज़ों को इख्तिसार की निगाह से देखते हैं, तो उस वक्त एक ज़ख़ीम नावल को पढ़ना जो 300-400 सफ़े का हो, जब 100-200-300 सफ़े का हो, ये क्या चीज़ है। जब मैं इस तरफ आता हूँ, इस तरफ गौर करता हूँ, तो फिर पता लगता है कि यही वो बात है जो हमें बताती है कि ये रिवाइवल है। वो जो हमारे पास एक प्रोपेगेंडा नावल जो थे, जब वो लिखे जा रहे थे, जब वो उनका ज़वाल आया और लोग कहानी की तरफ लौटे, तो फिर मैं समझता हूँ कि नावल कंटेंट वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी और नंबर वाइज भी उसका रिवाइवल हुआ है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने वो आदत खुद तो नहीं तो आपने तो उर्फी साहब आप। हाँ जी, शुक्रिया। और बहुत अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ आपने किया, आपके बात को आगे बढ़ा के लेके गए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ज़रूरी है, इस पर लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा। मेरे ख्याल है कि जैसे ये थोड़ा सा जो आपने मुझे कहा ना, तो मुझे भी थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा हुआ, और अपने हवाले से मुझे याद आया कि बचपन में हम जब 60-70s की जो वो है जनरेशन है, हम भी आगाज़ हमने उर्दू में नावल पढ़ना शुरू किया था। आदि पर क्या गुजरी और वो जो तो मंगूस के नावल थे, तो वो बहुत इंगेजिंग थे। और बड़ा जैसे आजकल ये बच्चे स्क्रीन से एडिक्ट होते हैं,
तो वैसे वो उन नॉवल से इश्तियाक अहमद एडिक्शन थी, इश्तियाक अहमद की, वो शायद काफ़ी अरसे तक जो है लोग अच्छे उसको पसंद करते हैं। महमूद अली थे। तो नॉवल से आपका एक तरह से जो ओरिएंटेशन है कहानी की, वो नॉवल से हुई। फिर ये बच्चों के सालों में कहानियाँ वानी आती, लेकिन कहानियाँ पॉपुलर नहीं होती। लेकिन 80s में मैंने ये देखा था, नॉवल बिल्कुल जैसे टेलीविज़न इंडस्ट्री में ड्रामा बनाने वालों का सबका ड्रीम होता है, फिल्म भी बनानी हमने, फाइनली हमने लार्जर देन लाइफ चीज़ भी हम प्रोड्यूस करेंगे या लिखेंगे या उसमें एक्ट करेंगे। इसी तरह कहानी, मेरा ये ख्याल है कि कहानी लिखने वाले, कहने वाले भी कोई ना कोई नॉवल ज़रूर इरादा बांधे रखते हैं, और उनके अंदर होता है कि उनको एनकरेजमेंट भी होती है, उनका इरादा भी होता है कि हम भी एक नॉवल लेके आएंगे। तो फिर जब ये 80s में हमने देखा, जैसे पिंडी इस्लामाबाद को अफसाने का शहर कहा जाता था, रशीद अमजद, मुमताज़ मुफ्ती, मंशा यार, बज़रुल इस्लाम, बेतहाशा नाम लाहौर से भी है और कराची से भी है। तो अफसाना जो है वो बड़ा, और इवन ये जो फ़नून और आप और जितने भी अदबी रसाइल थे, इनमें भी जो खासतौर पर जो एडिटर्स भी थे, वो भी अफसाने में तवाज़ुई करते थे। तो अफसाना खासा पॉपुलर था। और लेकिन ये जो आपने बात की है ना कि बड़ा अदीब होने में, जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ है, सार्थक है, मिलान कंडेला, इतने जो बड़े नाम हैं, उन्होंने दोनों असनाफ में काम किया और वो इक्वली पसंद किया। जब सार्थक की कहानी भी मशहूर होगी, उसका नॉवल भी समझा जाता है कि बड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि जो कहानी है वो बड़ी चीज़, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बड़ी चीज़ होती है। भले वो अफसाने में आ गई है, जब वो नॉवल में आ गई है, वो अपनी है और अपना स्ट्रक्चर और अपना मीडियम खुद लेके आती है। लेकिन मैं समझता हूँ नॉवल को एंटरटेनिंग होना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज वो कितना भी फिलोसफिकल, कितनी भी उसमें बड़ी बात आप कहने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो एंटरटेनिंग नहीं है, एंगेजिंग नहीं है रीडर के लिए, तो वो अपनी कंसंट्रेशन स्पैन, खास तौर पे आज के दौर में, किसी भी दौर में, वो बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स, इवन उदास नस्लें और अकदर यार जैसे नॉवेल्स पे भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो सर्टन पॉइंट पे आके ड्रैग हो जाते हैं। तारड़ साहब के जो नॉवेल्स होते हैं उनमें वो एंटरटेनिंग वैल्यू रहती है, कुछ में उनमें भी लूज होती है कहीं कहीं। इवन अपना राजा गीत की पॉपुलैरिटी की ज़्यादा बड़ी वजह वो ड्रामेटिक और वो सेंसेशनल और वो जो फिल्मिक जो उसमें टच था ना, और कहीं कहीं जब बहुत फिलोसॉफिकल वो आ जाते हैं बीच में चैप्टर्स, तो वो बोरिंग हो जाते हैं। कॉलेज की टीनेजर्स को जो चीज़ क्लिक करती है, ऐसा क्या होता है? हाँ, इनके भी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग इनके भी है, बिल्कुल कोई शक नहीं। और अच्छा, आपने जब नोबेल प्राइज़ की बात की, तो 2013 में एक कैनेडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनकी शॉर्ट स्टोरीज पे। अच्छा, उसमें जो ये बुकर प्राइज़ है और जो बड़े जितने भी दुनिया में प्राइज़ है, ठीक है, वो जरूर ट्रेंड सेट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो नॉवेल्स में जब फिक्शन पे आते हैं, प्रोज में आते हैं, तो नॉवेल को ज़्यादा वो जाते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी सोचने की बात है बीइंग शॉर्ट स्टोरी राइटर, कि हर शॉर्ट स्टोरी राइटर को ज़रूर एक ख्याल होता है कि हमें नॉवल लिखूंगा, मेरे पास नॉवल है। फाइनली वो ऐसा भी करता है कि बहुत सी कहानियों को मर्ज करके, इनकॉर्पोरेट करके नॉवल लिखने की कोशिश करता है, और कुछ ने ये तजर्बे किए भी हैं, क्योंकि वो कहानियाँ आपके अंदर होती हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं कि नॉवल जो है ना, वो जैसे 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जब औरतों ने भी काम करना शुरू किया और थोड़े से हालात अच्छे हुए, मिडिल क्लास पैसे आना शुरू हुए, तो ये एक लेयर टाइम भी था। लिखने वाले के लिए भी बड़ी आसूदगी की ज़रूरत है और पढ़ने वाले के लिए भी। नॉवल, इसमें कोई शक नहीं कि नॉवल शॉर्ट स्टोरी के मुकाबले में ज़्यादा एंगेजिंग है। उर्दू में बहुत ज़रूरी है कि अभी भी हम इंतज़ार में हैं कि एक बहुत बड़ा नॉवल जो है ना, ये बहुत एंगेजिंग नॉवल, जिसे हम कह सकें कि वो बहुत बड़ा नॉवल है, बहुत बड़ी कहानी है, वो पढ़नी चाहिए। हम ये जरूर कह देते हैं कि अच्छा नॉवल है, अच्छी अटैम्प्ट है, हाँ वो लेकिन हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली किसी नॉवल को अभी तक हम कह नहीं पा रहे
कि ये बहुत बड़ा नॉवल है, बहुत अच्छा नॉवल है, इस वाइज के क्या कदर है जो इस तरह के जिन्होंने वो पूरा एक अहद किया। और साथ साथ कुछ कमेंट सर इस पे भी करें ना, आप इस मौक़िफ़ से हैं, यानी इसको मवाफ़िक़ हैं, यानी ये ठीक है हाँ कि क्या ऐसा हो रहा है कि नॉवल जो है उसने अफसाने को पीछे कर दिया, ये तासुर ठीक है? मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, इसमें से कोई शक नहीं, कि नॉवल जो है ना वो ज़्यादा सेलेबल है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नॉवल प्रॉमिसिंग होता है ज़्यादा कि अफसाने की मजमूए के मुकाबले अफसाना थोड़ा सा एकेडेमिया में चला जाता है, थोड़ा सा लगता है कि जैसे अदब के स्टूडेंट्स के लिए वो है, लेकिन नॉवल दूसरे दर्जे के रीडर को भी, एक तो होता है ना बहुत एक्सक्लूसिव रीडर, वो मोस्टली राइटर्स ही होते हैं, लेकिन जो दूसरे दर्जे का जनरल रीडर है वो भी नॉवल को उठा लेता है। और ख़ासतौर पे अंग्रेज़ी में जो नॉवल ट्रांसलेटेड है या ओरिजिनली लिखे जा रहे हैं वो तो बहुत पॉपुलर है यहाँ भी और सारी दुनिया में। और उर्दू में भी अगर आप देखें, अभी जो फेस्टिवल भी हम देखेंगे कि मेरा ख्याल है कि सेल जो है ना वो ज़्यादा वो नॉवल की होती है, तो और अफसाना निगार भी नॉवल की तरफ रुझान कर रहे हैं और वो लिखते हैं हमारे सामने, ये दो अफसाना निगार बल्कि शायर आ रहे हैं, बल्कि हाँ शायर भी नॉवल पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो शायद ये नहीं ज़रूरी हो गया कि अपने प्रोफाइल, अपने पोर्टफोलियो पे एक दो नॉवल भी होने ज़रूरी हैं, अपने आप को एक भारी भरकम करने के लिए। ये वाला फोन जो है इसको भी आगे करें, ऑडियो में सब रिकॉर्ड है। सर बहुत शुक्रिया। अब गुजारिश ये है कि ना तारीफ में हूँ ना तरदीद में हूँ, अपना तजर्बा थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगी। स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से हम सब फिक्शन लिखने का तजर्बा रखते हैं, तख्लीक़कार हैं। तख्लीक़कार होने के नाते हम पूरी ऑनेस्टी से ये बात कह सकते हैं, उनके बिहाफ पर मैं भी ये बात कह सकती हूँ कि कभी भी आप तय नहीं करते कि आज मैंने क्या लिखना है या आज मेरी मार्केटिंग किस चीज़ से हो जाएगी। अगर आप सच्चे तख्लीक़कार हैं तो उसमें आपका वकूर, आपकी तख्लीकियत आपको किस तरफ ले जाए ये आप खुद तय नहीं कर सकते, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह से पहले मार्केट के ट्रेंड पढ़कर, पब्लिशर से बात करके, पब्लिशर का भी सेलिंग पॉइंट समझकर फिर वो तख्लीक कर रहा है, तो वो कोई बहुत ही आर्टिफिशियल सी कुछ चीज़ बनती है। एक सच्चा फनकारा मेरा नहीं ख्याल कि आप बना सकते हैं। और अगर इसमें कुछ लोगों ने इस तरह के तजर्बे किए हैं, वो ज़ाहिर साहिब इल्म लोग हैं जिन्होंने बात की, उनके ज़हन में यकीनन कई मिसालें होंगी। और हमारा मुआशरा जिस तरह से एक मजमूई ज़वाल का शिकार है इखलाकी हवाले से भी, तो इस तरह की चीज़ें कि एक बंदे ने कुछ लिखा है दूसरे ने, यानी आप इसकी छोटी सी मिसाल आप ये देखिए कि मादाम बुआरी का तर्जुमा हसन अस्करी करते हैं और आप हसन अस्करी का नाम हटाकर वही तर्जुमा सेल कर रहे हैं। उसमें पब्लिशर भी शामिल है, उसमें वो मुतरजिम भी शामिल है जिसने उनकी जगह पर अपने नाम लिखे। तो हमारे यहाँ यानी कट कॉपी पेस्ट एक मजबूत मसला है और दिखना ज़रूरी है, दिखना ज़रूरी है और लाजमी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इस आज का मुहर्रिक था गुफ्तगू का, वो बड़ा खूबसूरत था कि क्या अदबी असनाफ का ज़वाल तबई होता है या ये फितरी तौर पर यानी गैर फितरी होता है या फितरी होता है। जहाँ तक मैं समझी हूँ मेरे ख्याल में अदबी असनाफ का कभी ज़वाल फितरी या गैर फितरी तय नहीं होता। आपका काम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, काम के अंदर अगर वक्त है, तकलीफ में अगर जान है तो तकलीफ खुद बोलेगी और अपनी मार्केट खुद बना लेगी। अगर तकलीफ में जान नहीं है तो फिर नहीं। अच्छा, उसमें अगर पब्लिशर की हम बात करें तो पब्लिशर से मोहसिन भी बड़ा कोई नहीं है हमारा। हम लिखें, हम लिख कर बैठ जाएं, हम लिख कर सो जाएं, ज़रूरी नहीं है। वो ठीक है, उसका मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू यकीनन है, हम सबके साथ भी ज़ाहिर फाइनेंस एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ऐसा एक बहुत बड़ी हकीकत है, अर्निंग एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो कुछ स्टैंडर्ड बड़े पब्लिशर्स के होते हैं और वो उन स्टैंडर्ड्स को फिल्टर के जरिए गुजारते हुए फिर उस चीज़ तक जाते हैं। वरना पॉपुलर फिक्शन जितना लिखा जा रहा है और जितना बिक रहा है, हर बड़ा पब्लिशर पॉपुलर फिक्शन राइटर्स के पीछे होता और उनसे वो लिखवा रहा होता। आज हमारे जो बाकी लोग हैं वो यही कुछ कर रहे होते हैं। वो एक संजीदा नावल, अलामती नावल छाप रहे हैं, उन्हें पता है कि इसकी रीडेबिलिटी कितनी है, उन्हें पता है कि इसको समझने वाले, पढ़ने वाले कितने हैं। अगर नंबर के हिसाब से, तादाद के एतबार से देखें तो उसकी सेल जो है, उसकी जो सेलिंग पॉइंट पर पड़ी हुई किताबें हैं उनमें उमैर अहमद की किताबें ज़्यादा बिकेंगी, हम सब की मिलाकर भी उतनी नहीं बिकेंगी। ठीक है, तो मार्केट तो आपकी ये है। लेकिन हकीकत ये है कि आप वो मकाम, वो मर्तबा नकाद बनाता है, म्यार तय करता है। और जो म्यारी चीज़ खरीदना चाहता है, इसमें दो तरह के लोग इन्वेस्टर हैं। राइटर इन्वेस्टर है क्योंकि वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है,
अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट कर रहा है, अपना खून जिगर उसमें दे रहा है, वो तो एक अपनी जगह है। दूसरा इन्वेस्टर इसमें पब्लिशर है, वो देख रहा है कि ये चीज़ क्या है, उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, उस पर आता है। तीसरा एक इन्वेस्टर है, वो मेरा स्टूडेंट हो सकता है, वो मैं और आप हो सकते हैं, कि जिसने अपनी जेब से पैसा निकाल कर एक चीज़ खरीदी है। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे सिंध कौन सी अच्छी लगी, उसका सफ़रनामा अच्छा लिखा जा रहा है और उसको लग रहा है कि इसके बारे में राय अच्छी आ रही है, तो वो सफ़रनामा पिक कर लेगा। उसको दिल चाहेगा कि तारड़ के सफ़रनामे आपके सामने, जब उसने नॉवेल लिखा तो उसमें से कुछ उसके नॉवेल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इंतज़ार हुसैन की पॉपुलैरिटी हमारे सामने है। तो यानी ये चीज़ें, इसमें तीनों लोग अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखकर, और जिसको वो कहते हैं ना, जिसको सौदा पूरा लगता है वही सौदा खरीदता है। और इस वजह से मुझे कोई बताएगा कि ये नॉवेल बहुत अच्छा है तो मैं वो खरीद लूँगी। मुझे कोई अपना दोस्त अहबाब बताएगा कि अफसाने की किताब बहुत अच्छी है, तो मुझे तो एक अच्छी चीज़ पढ़ने के लिए चाहिए, तो मैं वो अफसाना उठा लूँगी। तो ये चीज़ यानी आपकी एक मेरा ख्याल है, हर एक का एक अपना ज़ाविया नज़र है। मैं समझती हूँ कि आप खरीदते हुए, आप लिखते हुए अगर पूरी दयानतदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ हैं, तो आप कभी भी आप किसी ट्रेंड की तरफ नहीं जाते। आप वो देखते हैं कि मुझे क्या सूट कर रहा है, तो आप उसकी तरफ जाते हैं। दूसरा सवाल इसमें ये था कि क्या नॉवेल अफसाने को खा गया है। मैं इसके भी हक में नहीं हूँ। कोई भी चीज़ किसी को नहीं खा सकती, सिवाय इसके कि अगर फनकार के अंदर फ़न ही नहीं है तो वो फनकार खुद ही नाकाम होकर खुद को खा गया है। अगर उसके अंदर फ़न है, आर्ट है, और आर्ट को पेश करने की बात है, ये हो ही नहीं सकता कि आपको वक्त अमर ना करे। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे राइटर गुजरे हैं, अफसाना निगारों की मिसालें आप देखिए कि वो अफसाना निगार गुजर गए, हो सकता है उनको वक्त ने उस तरह से पॉपुलैरिटी भी ना दी हो, लेकिन उनका रिवाइवल हुआ है। तारीख के बहुत सारे औराक आप उठाकर देखिए कि वो लोग जो अपने दौर में गुमनाम थे लेकिन आज उन्हें शोहरत, उन्हें सराहा जा रहा है। तो चीज़ यानी अगर उसके अंदर कुछ आपके औराक में कुछ लिखा हुआ है, कुछ दम है, तो वो सिंफ से मावरा है। और सिंफ तयन नहीं करती कि मुसन्निफ क्या लिखेगा, या मुसन्निफ मेरा नहीं ख्याल कि पहले से तय कर सकता है कि आज मैंने ये लिखना है। कॉलम नवीस ये कर सकता है कि मैंने आज कॉलम किस मौजू पर लिखना है, लेकिन तख्लीक़कार मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना। दूसरी एक बात आसिम भट्ट साहब ने की कि इशू बेस्ड है मार्केट। सर, हमेशा ही मार्केट इशू बेस्ड ही होती है, लेकिन आपका अदब भी रुझान साज होता है, और रुझान आपके मुआसिर इश्यूज पर ही लिखे जाते हैं। यानी जब आपके यहाँ कॉलोनियल इंडिया का अगर आप दौर देखें तो वहाँ पर आपको नौबादियाती अहद पूरा नजर आएगा। आप उससे आगे चले जाएं, आपको रोमांस नजर आएगा, फिर आगे चलते जाएं आपको तरक्की पसंदी का एक पूरा इंटरनेशनल चीज़ें, यानी जो आपके ट्रेंड्स होते हैं वो भी साथ साथ असरअंदाज हो रहे होते हैं, और आपके मकामी हालात और वाक़यात भी उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। फिर यहाँ से आगे चलते जाएं, आपका 9/11 का वाक़या आ जाता है, तो 9/11 जिस तख्लीक़कार को हॉन्ट करेगा, या उसका कोई देखा तजर्बा होगा, या उसकी कोई ऐसी चीज़ जो उसको फैसिनेट कर रही है कि मुझे इसको अपने इजहार बनाना है, मुझे उसको लिखना है, तो वो लिखेगा। अच्छा, अब जो किताब पढ़ने वाला है, चूंकि वो खुद से रिलेट कर सकता है उस कंटेंट को, क्योंकि वो भी उसी अहद में जिंदा है, इसलिए भी बात होकर वो चीज़ जो है वो आपकी सेल हो जाती है और वो होती है। तीसरी चीज़ ये है कि अफसाना निगार, मेरा ख्याल है कि अफसाना हर दौर में लिखा गया है, और प्रोफाइल बनाने के लिए नॉवेल अगर कोई लिख रहा है तो मेरा ख्याल है कि पहले से तयशुदा नहीं होता। बाज़ वक़्त आपकी ज़ाती तबीयत का मिलान होता है। अब मैंने रागा खुशदारी पर काम न करी थी, मैं रिसर्च की किताब लिख रही थी, मेरा कोई इरादा किसी तरह का कोई नॉवेल बनाने का कभी न था न है। तो मैं डॉक्यूमेंट्री की तरह से, जैसे आपको एक किरदार पसंद आ जाता है तारीख का, और आप उसके साथ लिव करना शुरू कर देते हैं, आप उस पर मटेरियल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप एक किताब बनाते बनाते अचानक आपको वो किरदार आप पर इतना हावी हो जाता है कि आप चाहते हैं कि उसके साथ मुकाबला शुरू कर लेते हैं। तो ये यानी थोड़ी सी मुख्तलिफ तख्लीक़कारों की ज़िंदगी में ये सारे मराहिल मेरा ख्याल है आते रहते हैं। हफीज़ खान साहब के खुद जो तख्लीकी सफ़र है आपके सामने है कि अफसाना भी है, शायरी बाकी नॉवेल भी हैं, और फिर धड़ाधड़ नॉवेल भी हैं। तो ये उनकी तबीयत की एक अपनी रवानी है, तो ये चलती रहती है। और हम में से कौन क्या जाने कि कल को शायर बन जाए फिक्शन छोड़कर। तो ये एक अपनी रियाजत भी होती है, लेकिन एक तबीयत का मिलान भी होता है, जिसकी वजह से आप एक चीज़ तकलीफ कर सकते हैं। बाकी इस सारी गुफ्तगू में से जो जिसकी राय हो मैं उसका एहतराम करती हूँ, लेकिन मेरा एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग ये है। बहुत शुक्रिया। मैंने दो छोटी सी बातें करनी थी, जो कि वो क्वेश्चन स्पेसिफिक था, उसका मैं जवाब नहीं दे सका था कि ये फितरी है या गैर फितरी है। तो ये जिसे मसनूई कहा जाए या गैर फितरी नहीं है। ये हालात जो हमारे यहाँ होते हैं किसी समाज के, मुआशरे के, वो बराह रास्त असरअंदाज हो रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ पढ़ी जाएगी और कौन सी नहीं पढ़ी जाएगी।
या जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो किस किस्म के हालात से गुजर रहा है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है और वो क्या पढ़ना चाहता है। शायरी पढ़ना चाहता है, फिक्शन पढ़ना चाहता है, ड्रामा देखना चाहता है, ये सारी बातें। और दूसरी एक छोटी सी बात थी कि जहाँ तक बात है कि पजीराई की, अगर आज के जो नावल की या हम समझते हैं कि उसकी पजीराई नहीं हो रही उस तरीके से, जैसे जो नावलों के नाम लिए गए आग कदरिया, उदास रसलें, राजा गिद्ध वगैरह, तो हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि पजीराई उस अहद में हो या जो लिखने वाला है उसकी ज़िंदगी में हो। ये मामलात बिल्कुल अलग से हैं कि कभी ज़िंदगी में हो जाता है और कभी ज़िंदगी के बाद हो जाता है। मेरी इतनी सी बात जी जी, मेरा ख्याल है हम स्टेज से इस तरफ को आते हुए आदमी से गुजारिश करते हैं कि अगर वो इसमें बहस में शामिल होने के लिए, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि कमेंट ज़रा मुख्तसर और सवाल जो है वो आप रखें ताकि हमारे जो माहिरीन हैं उस पर जवाब भी दें। जुबानी सवाल ही पूछ लें। सब सवाल नहीं है, सच ये मुहर्रिक के बहस चीज़ समझ लें। मुझे जो मतलब मैं कई कश्तियों का सवार हूँ और कई घरों का मेहमान हूँ, इसलिए कोई कश्ती मेरी नहीं, कोई घर मेरा नहीं है। मतलब अदब की डिग्री, टीचिंग, अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, प्रोफेशन, एक काम करता हूँ एडिटिंग, जो कि हमारे यहाँ उसको बुरा समझा जाता है, अदीब भी बुरा समझता है, रिपोर्टर भी बुरा समझता है। सो बहुत सारे, मैंने कहा ना, घरों में बैठने, बहुत सारी कश्तियों के सवार होने के बाद जो मैं एक इमेज की सूरत में देखता हूँ, जिस जगह बैठता हूँ, हम सारे जजीरों में मुझे महसूस होते हैं। आसिम भट्ट साहब ने गुफ्तगू शुरू की, ध्यान से ये रिकॉर्डिंग भी लगी हुई है, मैंने कहा मैं शायद भूल जाऊँ। ये सवाल जो था कि उर्दू फिक्शन में जो लॉन्ग फॉर्म है यानी नावल, वो अफसाने को खा गया। ये खालिद फतेह मोहम्मद साहब का रिसाला है इदराक, उसमें वो हफीज़ तबस्सुम है उनके साथ डिस्कशन हुई थी, जी लड़का वो एडिट करता है, उसने ये मुझे जून जुलाई में काफ़ी मसरूफियत थी, उसने बड़े सब्र के साथ मेरे से भी सवाल किया था। मैंने खैर इत्तेफाक नहीं किया था, वो एक अलग बात है, वो रिसाले में बहस सारी है। मतलब मैंने माजरत की थी, मैं नालायक आदमी हूँ, मुझसे ज़्यादा सस्टेन्ड जो सेंसिबिलिटी वाली चीज़ें हैं वो ना पूछा करें। अच्छा, इसमें जो मुझे चीज़ नज़र आई, मुझे नहीं समझ आई कि आपको ये ज़ाती अटैक नहीं है, प्लीज़ सर से बता दें। आपने कहा नोबेल ट्रेंड सेट करता है, मुझे नहीं अंदाज़ा, सिर्फ ट्रांसलेशन 2-4 आती हैं हमारे पास, कोई ट्रेंड सेट नहीं होते। अगर हमारी तवक्को आज भी, मैं नावल, हमारी तो फेसबुक पे वैसे हैं, मैं मैगज़ीन सिर्फ पहले 1-2 पढ़ता था, छोड़ दिया मैं वो भी, क्योंकि उर्दू मेरी एज सच बहुत सीधी लाइन नहीं है। पिछले साल एनी अगनो को अगर नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो किस मार्केट के इशू या ट्रेंड के बेस पे मिला था? और वो जो उनकी किताबें हैं, मैंने काफ़ी पढ़ ली, जितनी मुझे मुफ्त में मिली थी, यहाँ पे प्रिंट में तो आई नहीं थी, जितनी मैं डाउनलोड कर चुका था, वो लाइब्रेरी होती थी। जो चीज़ें थीं वो नावल भी एज सच नहीं था, वो एक नसर थी। वो बिल्कुल मैं रिलेट कर पाया था उस नसर को जो आज में अजमल कमाल साहब ने चंद साल पहले छांगिया रुख पंजाब के अंदर वो उन्होंने उर्दू तर्जुमा किया। तो और उसी वक्त मैं सदीक आलम साहब के भी नावल पढ़ रहा था, ये साथ ही ना। तो मुझे सबसे ज़्यादा कि रीडर जो है थोड़ा सा जो अपने आप को समझता है कि उसकी बहुत सारी जहतें हैं, शख्सियत, मुझे ज़्यादा अच्छा छांगिया रुख लगा और एनी अगनो लगी। गो के वो उस तरह की कहानियाँ भी एज सच, वो एक जिसे वो रियलिस्ट ट्रेडिशन की कहानी कहते हैं, वो नहीं थी। मेरे ख्याल सारे अदब के स्टूडेंट्स या उसके प्रैक्टिशनर्स बैठे हुए हैं, वो रियलिस्ट को समझते हैं कि पॉइंट ए से लेकर फॉर्स्टर ने जिस तरह का पॉइंट ए से वो एक लिंक्ड है, हर चीज़, हर इवेंट, प्लॉट का हर लिंक दूसरे से लिंक्ड है और सारा चलना है, वो रियलिस्ट ट्रेडिशन थी। उर्फी साहब ने कंडेरा का नाम लिया, कंडेरा के नावलों मैंने उसके तकरीबन सारे पढ़े हुए, एक आधा जो नहीं था मिल पाया यहाँ से, और वो डिजिटल हालत में भी नहीं था मिला, वो ना पढ़ा। मुझे तो कहानी ढूंढने में कंडेरा के अंदर भी कहीं नहीं मिलती, नसर का लुत्फ आता है। अंग्रेज़ी जो थोड़ा सा, मतलब हमें तो अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन ही मिली, तो अंग्रेज़ी उर्दू की बावजूद नहीं पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती। मुराकामी के पढ़े जितनी चीज़ें पढ़ी, इवन कहानियों की किताब पढ़ी, एक तो वो 2-3 मिल जाएंगे, सारे लीडिंग ये जो इस वक्त हैं अलाइव या वो एक नज़र आते हैं, एक गैलेक्सी एक जो है उसके अंदर,
सारे शॉर्ट फिक्शन भी लिख रहे हैं, सारे लॉन्ग फिक्शन भी लिख रहे हैं। न्यूयॉर्कर शॉर्ट फिक्शन छापता है, अपने पेरिस रिव्यू छापता है, नॉवेलिस्ट के इंटरव्यूज आते हैं, पोइट्स के आते हैं। सो मेरा ख्याल है हम ना जजीरों में जो बात की थी ना, हम लोग पहचान जो है ना, हम मुकालमा जो है ना जेनेरिक जो है बिटवीन द जॉनरास, जिसे मैं वो जेनेरिक उससे कर रहा हूँ, वो हमें मतलब थोड़ा सा ना, जिससे भी बात सुनते हैं जर्नलिस्ट दोस्तों के अंदर बैठते हैं तो वो लगता है किसी एक तरफ देख रहे हैं, अदीब दोस्तों के अंदर बैठते हैं तो वो एक तरफ बैठे हुए हैं। किसी अदीबों की महफिल में मुझे ये नहीं सुनने को मिलता। हर जगह मेरा ख्याल है मुझे सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस में कहना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ आप क्यों नहीं इस कहते, अब रुझान इशू की बातें करते हैं, आप ये क्यों नहीं एक इस चीज़ को फैक्टर इन करते, भाई रेडियो आया, आपकी कहानी सुनाने पे क्या फ़र्क आया, या आपकी कंजम्पशन पे क्या फ़र्क आया, जो आपकी मसनूआत थी, अफसाना था, नावल था, उस पर क्या फ़र्क आया, टीवी आया, इंटरनेट आया, डिजिटल वेबसाइट्स आए, क्या फ़र्क आया, क्या इनकी जो मसनूआत हैं, जो प्रोडक्शंस हैं, जो अक्कासियाँ हैं, जो अच्छे लेवल के अखबारात के चैनल हैं, वो अपनी ओरिजिनल जर्नलिज्म जिसे कहते हैं अच्छी खासी, मैंने कहा ना मैं बहुत सारी चीज़ों को अंदर चुका हूँ, अच्छी खासी उनकी छोटी छोटी चंद कहानियों के अंदर कहानी के इतने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कि अच्छी खासी दिलचस्पी के सामान। तो यहाँ पे छोटी कहानी, एक शॉर्ट रील्स या इसमें छोटी छोटी कहानियों के कितने चैनल लोगों ने बनाए हुए। ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरी है उसमें जो वो वाली है जिसमें वो रिकॉर्डेड स्टोरी है, इस कदर वो मज़े की चीज़ है, इतनी खूबसूरती से। अब ज़िया मुहियुद्दीन हमने सिर्फ उन्हें सुना हुआ है ना, या हमारा कल्चर सिर्फ उन्हें कहते, ऐसे सिर्फ एक्टिंग के अंदाज में खूबसूरत कहानी बयान करते हैं। तो हम मतलब इन सारी चीज़ों के असरात हमारी प्रोडक्शंस में, उस इक्वेशन में, किसी बहस में अगर आप लोग रोशनी इस पे काइंडली डालें। मुझे कॉन्टेक्स्ट बनाने में ज़्यादा देर लग गई, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सवाल करता मुझे खदशा था कि मैं शायद नहीं। तो ये सारे क्या सिर्फ इश्यूज ही किसी लिखने वाले के लिए महमेज का स्पर का काम करते हैं, या ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं एंटरटेनमेंट जो देते हैं, स्टोरी देते हैं इन मल्टीपल फॉर्म्स। मेरे लिए एक खामोश फिल्म भी कहानी थी। आज छोटी सी रील देखता हूँ, आवाज़ बंद करके भी देखता हूँ, कहानी के मुनासर मेरे सामने लाती है, एक यूज़र के तौर पर, एक व्यूअर के तौर पर। तो कहानी तो हर सूरत मौजूद है, वो बाइबल के अंदर भी मौजूद है, वो कुरान के अंदर की कहानियों के अंदर भी मौजूद है। सो क्या ये मुनासर जो प्लेटफॉर्म्स नए नए आए हैं वो हमारे अंदर वो तो नहीं कुछ इसे चेंज कर रहे? किस तरह चेंज कर रहे? आप सारे लिखने वाले हैं, आपका कमेंट और आपका मतलब उस प्रोसेस में क्या? आपने व्हाट्सएप से पूछा? नहीं, मैंने सबसे थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट कि आपने इतनी देर सुन लिया। इसमें ये जितने आपने प्लेटफॉर्म्स की बात की है, मेरे नज़दीक ये सारे, इनको भी एक तो वो जैसे कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चला रही है। सेकेंडली फिर वही हमारे आज के हालात हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा आईटी का देखें क्या कुछ है, हमारे कितनी रोज़ाना नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कितनी इजादात हो रही हैं और सब चीज़ हो रही है। आप ये देखिए कि मैं ये तो कर रहा था कि आप जिक्र करेंगे नेटफ्लिक्स का और प्राइम वगैरह का, जो मैंने अच्छा वो सारे देखें कि अब नेटफ्लिक्स के होते हुए या आपके यहाँ यूट्यूब के होते हुए या चीज़ों के होते हुए, फिर भी अगर आप नावल उठा के पढ़ते हैं या शॉर्ट स्टोरी उठा के पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? इन तमाम फैक्टर्स के होते हुए भी कुछ ऐसा है, कोई ऐसा करिश्मा है उस तहरीर में जो राइटर आपको दे रहा है। अब मैं इस पे एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि 92 में मेरी पोस्टिंग थी मियांवाली में, तो मुन्नू भाई मुझे बहुत फोर्स करते रहते थे कि मैं शॉर्ट स्टोरी से निकलकर मैं नावल की तरफ आऊँ। तो मैंने वहाँ लिखना शुरू किया और मैं 50-60 सफ़े से आगे ना चल सका। मेरा ट्रांसफ़र हो गया मियांवाली से मुल्तान। वहाँ आया तो एक और दुनिया थी। अब जब मैंने 2017 में नावल लिखना शुरू किया, पहला नावल, तो मैंने अपने उस नावल को जो 50-60 सफ़े पड़े हुए थे उठा के देखा, तो मैंने शुक्र अदा किया कि उस वक्त मैंने नावल नहीं लिखा, कि वो मेरे अंदर वो इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। मैं अफसाना लिख सक रहा था, मैं कहानी लिख सक रहा था, मैं ड्रामा लिख रहा था, रेडियो के लिए भी और टीवी के लिए भी, लेकिन नावल के अंदर दाखिल होना और ज़िंदगी को एक बड़े घेर में देखना, उस वक्त ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कि जैसे ना मेरे पास उतनी ऑब्जर्वेशन थी,
ना मेरे पास ज़िंदगी के तजुर्बात थे, ना कुछ थे। अब ये जब एक लिखने वाला अपनी पूरी ज़िंदगी आपके सामने रख देता है, तजुर्बात रख देता है, तो फिर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है कि वो आपको नेटफ्लिक्स पे कोई एक बहुत अच्छी मूवी या कोई रील या कोई म्यूज़िक या आपका जो नॉस्टैल्जिया है 60s और 70s या 80s के म्यूज़िक का, उसको छोड़ के आप वो किताब उठा के पढ़ते हैं, या रात को उस वक्त कि जब आपको सिर्फ अपने बेडरूम में टेबल लैंप जलाने की इजाज़त होती है बेगम की तरफ से, तो फिर भी आप नावल उठा के पढ़ते हैं। तो दैट्स व्हाई कि हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, उस पर जो आपने प्लेटफॉर्म्स कहे, ये सारे किसी ना किसी तरीके से इनका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो कहा जाए, या इनका कोई कंसोलिडेटेड इफेक्ट कोई इस किस्म का है कि ये सारे मिल के ही तय करते हैं कि ये ज़माना, ये अहद किस चीज़ का है। मेरे नज़दीक तो ये बात है। आसिम साहब बेस पे तो सर कमेंट है ताकि दूसरे हफीज साहब ने एक बात की कि पहले नावल पढ़ना या लिखना जो ना वो थोड़ा सा कोई बहुत मुस्तहसिन काम नहीं समझे जाते। हाँ, मैं बावलपुर की बात की, मैंने अपने इलाके की बात की। तो अब ये हम सब दोस्तों ने एक बात तो मानी कि नावल जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, नावल की ज़्यादा मार्केट है, ठीक है। तो वो अगर ज़्यादा बिक रहा है तो किस वजह से बिक रहा है? क्या वो अच्छा नावल लिखा जा रहा है? क्या इससे पहले के जो 50 साल थे, मैं ऐसे ही ये लिस्ट मैं बार बार देख रहा हूँ, जो हमारे पास जो एसेट है नावल के नाम पर, वो उसको ये कभी बैठ के ये हमें जज करना चाहिए कि हमने पिछले जो सदी के आखिरी दहाई में 50 सालों में पाकिस्तान बनने के बाद से 2000 तक जो नावल लिखा, जो हमारे पास सरमाया है, उसको उसका मुआवजा हमें ज़रूर करना चाहिए कि जिसकी सेल कम थी, तो अब अगर वो नावल ज़्यादा बिक रहा है तो यकीनन वो उससे बेहतर होगा। तो ये हमें एक हो सकता है कि 50 साल के बाद इसी कमरे में आपके नावलों का जिक्र हो और इनमें से किसी नावल का नाम ना हो यहाँ पर। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जी। ये बना गिलानी साहब। जनाब, आप हमेशा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से बंदा मजबूर हो जाता है कि ऐसे जगह पे जाए, और दूसरे शख्सियतें ऐसी बिठा देते हैं कि इनके दीदार के लिए भी हम आते हैं। अब ये आपने हमेशा कोई ऐसा चक्कर चलाया है कि एक की जगह 2 टॉपिक्स आप रख देते हैं। अब एक तो ये है कि तभी या मसनूई है ज़वाल, या अरूज भी शुक्र है कि आपने इस्तेमाल किया, और क्या मास्टर उर्दू फिक्शन में नावल अफसाने को खा गया है। तो वो तभी और उस पर तो बहुत अच्छी बात हुई है। मैं डॉक्टर मेरा से बहुत इस मामले में एग्री करता हूँ, और हफीज़ खान साहब से भी। लेकिन असल बात वही है कि ये कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, और जब ये कंज्यूमरिज्म नहीं भी था तो जब भी मार्केटिंग इफ़ेक्ट, तो हमेशा से मार्केट एग्जिस्ट करती रही है। तो अब अगर हम अपने यहाँ अदब की मार्केट को देखें छपने के लिहाज से, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जिस पे शायद नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता हो, 500 की तादाद में तो टोटल छपती है। बड़ा तीर मारेंगे तो 1000 हो जाएगी, और उसका अगला एडिशन शायद किसी का आता हो, वो 5-7 साल के बाद आता है। तो अब उस 500 के मार्केट में क्या अरूज होना है और क्या ज़वाल होना है। अब उसमें भी मार्केट के 3 अलग अलग सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट तो वो है जो इस लाइन में बैठा हुआ है, जिन्होंने लिखना भी है, पढ़ना भी है, और क्रिटिक्स भी हैं, और जो अदब जिनका ओढ़ना बिछोना है। दूसरा ये जो इधर बैठे हुए हैं लोग जो अदब के सीखने के प्रोसेस में हैं। तीसरा वो है जो मेरे जैसे लोग हैं, जो आम कारी हैं, जिन्होंने ये देखना है कि यार कौन सी चीज़ जो है वो आजकल ज़्यादा चल रही है, उसको पढ़ लिया जाए। अब अफसाना जो है वो नावल पे क्यों पहले तरजीह दे लिया जा रहा था? एक तो वही कि रज़िया भट्ट वगैरह के नावलों का ज़माना गुजर गया था, वरना वो औरतें ज़्यादा पढ़ती हैं नावल, मर्द कम पढ़ते हैं, मेरा अंदाज़ा है। तो दूसरे ये कि ये जो अफसाने के साथ हमने किया है, एक तो अफसाने की डेफिनेशन में ही हम हल्का अरबाब ज़ौक़ में देखते हैं, अगर किसी ने कुछ 4 अरब ज़्यादा लिख दिया तो कह दिया बड़ा लंबा हो गया, किसी ने थोड़ा छोटा लिख दिया तो ये तो है ही शॉर्ट, हालांकि वो शॉर्ट स्टोरी है। और वो इस लिहाज से मुश्किल तरीन सनफ़ है कि जिसके अंदर आपने
थोड़े से लफ्ज़ों में, थोड़े से सफ़ों में कोई बहुत बड़ी बात करनी है। तो जब फिक्शन लिखने वाले लिखना शुरू कर दें नावल, तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने फिक्शन में जो कुछ करना था, अब वो ये समझ रहे हैं कि ये फ्रेगमेंटेड है, जैसा कहा हफीज़ खान साहब ने। वो तो उसे होलिस्टिक एक चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो उसे होलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है कि वो एक अच्छी उसमें निचोड़ आ जाता है। लोगों ने अफसाने इतने ज़्यादा पढ़े नहीं होते जो कहें कि जी ये तो आपने फलां अफसाने में भी कहा, शायद आप लोग आपस में बैठ के जिस आप मंडली की बात कर रहे थे आसिम भट्ट साहब, अब आसिम भट्ट साहब के अपने अफसाने हैं, इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो मेरे तो एंटीना से ऊपर गुजर जाते हैं। भले बड़ा अच्छा लग रहा होता है, एंड में जाके पता नहीं चलता कि वेयर आई एम। तो इस चीज़ से आम कारी जो है वो परेशान होके किसी कहानी की तलाश में निकला। तो नावल कितना ही फिलासफी हो, कुछ हो, उसमें कोई कहानी तो होती है ना, कुछ एंटरटेनमेंट तो होती है ना। तो उस वजह से नावल की तो हमेशा से वो ज़्यादा रही है। बाकी रहा ये कि अब मीडिया जितना ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ गया है तो उसमें वो चल रहा है, तो जिसकी ज़्यादा तारीफ होगी वो ज़्यादा बिकने लगेगा, लोग वो ज़्यादा लेने लगेंगे। लेकिन इसमें ख़रीद के पढ़ने वाले कितने हैं? ये जो सारे बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ख़रीद के पढ़ते हो, पहले किसी ज़माने में पढ़ा हो, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को तोहफा दे देते हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये मजबूरन पढ़ते हैं। मेरे जैसे लोग जो हैं वो चोरी करके पढ़ा लेते हैं। तो इसलिए कोई अरूज ज़वाल वाली बात जो है वो यहाँ नहीं है, बल्कि बात ये है कि हमें अरूज देने के लिए क्या करना चाहिए। अगर मुझे भी इजाज़त दें कुछ दरमियान, मेरा ख्याल है जितनी गुफ्तगू हुई है बहुत अच्छी। मैं थोड़ा सा इसको फोकस करता हूँ, जो बुनियादी सवाल है उस पर। देखिए, इस यानी वहाँ से अगर शुरू करें, आपने बहुत अच्छा कहा कि दो उन्वान इस वजह से बनाए जाते हैं कि जब आप ये कहते हैं, सवाल अगर ये हो कि अदबी असनाफ का अरूज और ज़वाल तबई या मसनूई है, तो उसमें शायरी भी शामिल है, उसमें बाकी सारी असनाफ भी शामिल हैं। तो नीचे वाला जो हम सवाल रखते हैं उसका मकसद ये होता है कि बुनियादी मौजू वो है, लेकिन जो ज़ेर बहस मामला है वो सिर्फ फिक्शन अफसाना है, वहाँ पर हम शायरी की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप तारीख़ को देखें तो ऐसा होता रहा है कि ख़ास वजूहात की बिना पर आपकी असनाफ को जानबूझकर पीछे किया गया और उनकी जगह नई असनाफ लाई गई। दास्तान को पीछे करके नावल यहाँ पर लाया गया। नावल किसी यानी आप समझे किसी नेचुरल तरीके से अपने फ्लो में यहाँ पे नहीं आया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने और हाली ने ये तकरीरें कर करके कहा कि नज़म जो है वो अस गज़ल की निस्बत अच्छी है, तो आएँ और नज़में लिखें। और अंजुमन पंजाब ने पूरा एक नज़म के मुशायरे करवाए, एक बाकायदा तहरीक के तहत यहाँ पे नज़म को लाया गया। वजूहात उसकी असातिज़ा ये बताते हैं कि गज़ल में जिस तरह की अलामतियत थी, तो इस्तेमार को इस बात का डर था कि शायद कोई ऐसी बात अंदर ही अंदर कोई कह रहा हो कि जिसका हमें पता न चले, तो लिहाजा सीधी सीधी बरसात पे लिखें, चांदनी रात पे लिखें, एक उन्वान रखें ताकि पता चले कि ये नज़म किस चीज़ के बारे में है, तो आपको पता लगे कि क्या है। तो जैसे सर ने कहा और हफीज़ साहब ने भी ये कहा कि नावल जो है वो अगर आपको और कुछ भी ना दे तो कम से कम एक शुरू से लेकर आखिर तक एक कहानी देता है, तो पढ़ने वाले को ये लगता है कि जो मैंने वक्त सर्फ किया है, जो पैसे खर्च किए हैं, कुछ ना कुछ उसके बदले में एक मुझे कहानी मिल गई। उसके मुकाबले में अफसाना ये है जो ये फरमा रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एक अफसाना पढ़ते हैं और आपको पता नहीं चलता कि ये शुरू इसके पीछे क्या था, जहाँ पे इसने को ख़त्म किया गया, इसके बाद क्या होगा। बाकी आपको खुद अपनी इमेजिनेशन से वो सब कुछ पूरा करना पड़ता है। तो वो इमेजिनेशन जो है, जब वो अफसाना नहीं होगा तो वो भी नहीं होगी। तो अगर आपको नावल मुहैया किया जाता है अफसाने की जगह, तो इसका मतलब है कि आप वो जो इमेजिनेशन थोड़ी बहुत कर रहे थे, उसके बदले में आपको एक तस्कीन का सूरत फराहम करके आपको उससे दूर रखने की कोशिश की जा रही है। एक नुक्ता नज़र ये हो सकता है। तो अब आप देखिए कि यानी ऐसा रहा कि एक ज़माना था जिसमें गज़ल एक मकबूल सिन्फ है। दक्कन के दौर में मसनवी जो है वो एक मरकज़ी सिन्फ के तौर पर रही है। तरक्की पसंद तहरीक के दौर में हालांकि वहाँ पे जो अलामती है या इस तरह का जो अदब है उसकी बजाय डायरेक्टनेस ज़्यादा थी। उसके बावजूद नावल ने उरूज नहीं पाया, बल्कि उसका बुनियादी सिन्फ जो है वो अफसाना रही और बड़े अफसाना निगार अगर जो उन्होंने नावल भी लिखे वो सामने आई। इसी तरह एक वक्त था जिसमें नज़म ने गज़ल को पीछे कर दिया। अब 21वीं सदी में फिर ऐसा हुआ है कि गज़ल को ज़्यादा हो गए। तो अगर ऐसा तासुर तो ज़रूर मौजूद है और ऐसा है भी,
जितने भी लोगों के आपने नाम लिए, शायरों के, अफसाने, वो सारे नावल की तरफ आ रहे हैं। बहुत कम ऐसा है कि किसी शायर ने शायरी की बजाय अफसाना करना शुरू कर दिया हो या उसके साथ अफसाना निगार बना हो। तो एक ज़माने में अफसाना निगार होना ट्रेंड था, अब नावल निगार होना ट्रेंड है। तो अगर ये ट्रेंड है तो लिखने वाला तो ज़ाहिर है अपनी तबा के तहत ही लिखता है, लेकिन गैर महसूस तौर पर आप और मैं जो कपड़े पहनते हैं, हम जो रंग मुंतखब करते हैं, जो डिज़ाइन मुंतखब करते हैं, वो हम अपनी मर्जी से ही कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस पूरे माहौल के ज़ेर असर होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। तो ये सवाल बुनियादी तौर पर आप सब लोगों के सामने रखा गया है कि अगर ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि नावल अफसाने की निस्बत ज़्यादा छप रहा है, नावल निगार इस वक्त ज़्यादा मंजर पर हैं अफसाना निगारों की निस्बत, नए आने वाले लोगों में अफसाना निगार कम और नावल निगार ज़्यादा हैं। अगर ये तीनों चारों बातें ठीक हैं तो क्या इसका ये मतलब लिया जा सकता है कि नावल ने एक तरजीही सिन्फ की हैसियत इख्तियार की, और क्या उस तरजीही सिन्फ के इख्तियार करने के पीछे जो एक तबी रुझानात हैं उनके अलावा भी कोई चीज़ मौजूद है या नहीं? ये बुनियादी सवाल है। इस पर एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में एक एक कमेंट हमें ले लेना चाहिए। आप भी उसमें शामिल हो अगली दफ़ा फ़खरा, और बाकी दोस्त भी हैं। तो इसमें सर आप देखो उल्टा शुरू करें। हाँ चलो, हमारे से शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, हमारे से शुरू चले हमारा सवाल करें, ये भी लिखिएगा। सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें बड़ी आसान एक एग्जांपल दे दी कि कहीं ना कहीं माहौल का गैर महसूस असर होता है और होगा, यकीनन इसमें होगा, लेकिन ये यानी इतना भी अडॉप्टेड नहीं हो सकता। यानी ये इख्तियारी अमल तख्लीक है नहीं ना, इसके ऊपर हमारा अपना भी इख्तियार नहीं है इतना कि ये ना, मैं इसे इतना इल्हामी कह रही हूँ कि हम 100% को आसमान से सही पे हम पर उतर रहे होते और हम दिख रहे होते, लेकिन ये इतना इख्तियारी भी नहीं है कि उसकी सिर्फ भी हम मुतय्यन करें या उस चीज़ का। हाँ, अब बाज़ चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं। मतलब डॉक्टर आबिद शाह साहब का ख्वाब एक बड़ा नावल लिखना कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो अपनी सिंफ के अंदर ही अपने आप को कहीं देखेंगे, किसी के बराबर अपने आप को तसव्वुर करते होंगे, कोई उनका रोल मॉडल होगा, कोई आइडियल होगा, कोई मेंटोर होगा, उसके मुताबिक। हाँ, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी उनके अंदर से, कहानी उन्हें अंदर से बेचैन करना शुरू कर दे और वो तवालत पकड़ते हुए सफ़ात उसे अफसाने में पूरे ना आ रहे हों और वो नावल की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो ये खेल बड़ा अजीब सा है। जो लोग ख़ास तौर पर इस चीज़ के साथ खेलते हैं, देखते हैं या लिखते हैं, उनको इस चीज़ के बाद फौरी। दूसरी चीज़ सर, एक मेरा आपसे भी सवाल है और अपने सामीन के सामने भी मैं रखना चाहती हूँ कि हम बात करें कि ये ज़वाल और अरूज, अच्छा इसमें हमारा पैरामीटर क्या है? हम चेक किस बुनियाद पर कर रहे हैं? हमारे पास इस चीज़ को चेक करने का पैमाना क्या है? क्या रीडेबिलिटी, क्या सेलिंग, या क्या नकाद उसका मेयार जो तय कर रहा है वो, या इनामात? नहीं, तीन पैरामीटर आपके सामने रखे हैं। कंटेंट, सब्जेक्ट और लेकिन इसमें यानी ये चीज़ें तीनों में फिर नंबर सबके डिफरेंट हो जाएंगे। यानी ये एक ही बंदे के पास चारों पांचों चीज़ों में वो पास नहीं हो सकता। अगर कोई अच्छा राइटर है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसकी किताब बिकती भी हो। एक बहुत अच्छा जो है वो तख्लीक बन पा रहा है और हो सकता है कि उसको रीडेबिलिटी उसकी ना हो। तो ये सारी चीज़ें यानी हर एक के ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें असल में अदब का अपना मेयार जितना हमें, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसमें अपनी ईमानदारी हमारी, जिस तरह बाकी शोबों के अंदर इसमें हमने कहीं ना कहीं खोया है अपने आप को, अपने अखलाकी मेयारात को, हमने अपनी तख्लीक में भी कहीं ना कहीं कुछ किया इस तरह का कि हम यानी वो लोग सामने आ गए जो अपॉर्चुनिस्ट थे और वो लोग पीछे रह गए जो जेन्युइन राइटर्स थे, और हमारा नकाद जो है वो यानी दोस्त अहबाब के नज़र हो गया। यानी मुझे किताब एक मिली है तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैं उसके ऊपर तौसीफ़ी कलमा लिखूँ, और अगर मैं नहीं लिखती तो ज़ाहिर है मुझे मेरे ऊपर एक इखलाकी दबाव भी और बाज़ू का दोस्तों अहबाब का दबाव भी हो सकता है। तो उसमें यानी हम जिस नावल के ऊपर आपके 3-4 तबसरे अच्छे लोगों ने लिख दिए, हमें लगने लगता है वो नावल बहुत अच्छा है। जिस अफसाना निगार का बहुत अच्छा लेवल पर पजीराई हो रही है, लेवल से मेरी मुराद ये है कि उसको बड़े इदारों में उसकी सरपरस्ती की जा रही हो या उसमें बड़ी महफिलों में उसकी सरपरस्ती की जा रही है। तो अच्छा, अब वो जो आपने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा कि माहौल के ऊपर उन चीज़ों का इम्पैक्ट है। अब ये बच्चा मेरा ये देख रहा है कि ये इस बंदे को तो फलां जगह पर भी रूनुमाई भी हो गई, ये भी हो गया, तो यकीनन ये किताब अच्छी है, ये चीज़ उसको उस किताब की तरफ लेकर जा रही है। तो ये तबई जो अरूज ज़वाल है, इसमें हमारी अखलाकी अरूज ज़वाल के अंदर भी शामिल हैं चीज़ें, और हमारे नकाद का अरूज ज़वाल भी शामिल है, क्योंकि नकाद तय करता है कि ट्रेंड क्या होगा, ऐसा है ना। लेकिन हमारा नकाद ट्रेंड सेट करने में नाकाम जा रहा है कहीं किसी हद तक। अच्छा, मैं वैसे हाफिज साहब ने जुमला बोला था कि मैंने 4 सफ़े लिखे और फिर मैंने छोड़ दिए,
फिर मैं उसके बाद आपने 90 2017 में मैंने 92 में लिखा, 92 में लिखा, फरवरी 17 में। लेकिन आपने सच ये कहा कि तब मैं इतना मैच्योर नहीं था, और जब मैं मैच्योर नहीं था तब अफसाने लिख रहा था। मेरी अपनी फीलिंग थी, ठीक मेरी है, अपनी ठीक है। फीलिंग थी, लेकिन नावल के लिए मैच्योर नहीं था। ठीक है, नॉवल ठीक है। अच्छा, ये जो एक मेरा ख्याल है कि हम रीडर को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि रीडर ही ज़्यादा एलिवेटेड फील करता है एक नॉवल हाथ में पकड़ के, या जब उसके जब वो ये बताता है कि मैंने नॉवल पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ आजकल एक नॉवल, तो वो समहाउ अफसाने की वो कंपाइलेशन से कहीं मुझे लगता है कि वो बेहतर महसूस करता है, सेटिस्फैक्टोरिली होता है। इसमें कोई शक नहीं कि एक कंक्लूजन आता है नॉवल में फाइनली, और वो नॉवल के बारे में फैसला भी तभी सादर करता है कि उसको तब एज लॉन्ग एज उसको पढ़ रहा है, उसमें लिव कर रहा है और वो उसको एंजॉय कर रहा है, तो वो तब भी उसका जिक्र करता है, उसके वर्ड ऑफ माउथ से वो बात निकलती है। और जब उसको कंक्लूड करता है, उस क्यूरोसिटी में होता है कि ये बात कहाँ तक जाएगी, और उस सेटिस्फैक्टोरिली जो कंक्लूजन होती है, जैसे हम टेलीविजन सीरियल का एक एंड ज़रूर दिखाते हैं या इसमें फिल्म में भी, तो वो फिर उसके बाद उसका भी इम्पैक्ट उस पर होता है रीडर पे, और वो इसलिए उसको प्रेफर करता है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि टेक्निकली जितना चैलेंजिंग अफसाना होता है उसको एक्सपेरिमेंटल, या उसको अगर आपने कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ भी लिखना है, और अब इस वक्त जो कंसंट्रेशन स्पैन के इश्यूज हैं, ADHD का भी मसला बना हुआ है बेतहाशा, तो ये भी बड़ा, इवन रशीद अमजद के ज़माने में भी हम देखते हैं तो बड़ा वो शॉर्ट लिखते थे, और भी बहुत से लोग, तो वो भी बड़ा टेक्टफुल बहुत आर्ट है और बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग है। नॉवल में मैं समझता हूँ, मैं भी गलत कह रहा हूँ कि राइटर के लिए ना राइटिंग के प्रोसेस में उसके पास ऑप्शन और मार्जिन होता है कि मैं इसको आराम से बाद में देख लूँगा, जितने पोटेंशियल्स हैं वो मैं पहले एक्सप्लोर कर लूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको एडिटिंग मैं कर लूँगा, किसी और से भी करवा लूँगा। लेकिन अफसाने का शार्प होना जो है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आर्टिस्टिकली देखा जाए तो ये एट पार कह दूं, या मतलब वो तो फिर ज़रा ज़्यादा मुश्किल है जो अफसाना है, तो उसका अफसाना मुश्किल है। और अफसाने को जो अफसाने का रीडर भी बहुत एक्सक्लूसिव है ना, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसको एवरीवेयर देखता हूँ एज अफसाना निकाल पर देखता हूँ, हल्के की मीटिंग्स में जब मैं अफसाना पढ़ता हूँ तो मोस्टली शायर होते हैं जो उस पर बात कर रहे होते हैं, और उसकी जो टेक्निकलिटी होती है, उसमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसमें लिखने का, तो वो सिर्फ कोई अफसाना निगार दोस्त ही उसको अंडरस्टैंड करता है, वरना शायरों की जो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शायर जो छोटे हैं, मतलब वाला शायर बेहतर समझ सकता है अफसाने को, ये मेरा वैसे अब एज अ क्या रीडर एक्सपीरियंस है। नज्म लिखने वाला शायर ना शायद लेकिन फिर भी अफसाने की फिर भी जो तपस्या काटी होती है ना अफसाने निगार ने, वो अफसाने निगार ही समझता है। सीना नह पे जो गुजरती है वो दिले नह नवाज किया जाता है, वली को वली पहचानता है। एक सवाल आप कीजिए, ठीक है, एक मैं नासिब भी हम लेंगे तो फिर चलो मैं ये ले, कमेंट भी करना चाहती आप कमेंट कर लेना। जी सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, सारे दोस्तों ने बहुत अच्छी बात की। अदबी असनाफ के हवाले से आपने कहा ये मार्केट में फेंकी तो जाती हैं, लेकिन आपने देखा है कि दास्तान मुड़ के आती है, क्योंकि कहानी है। आप अफसाने में दास्तानी उसलूब लेके आ जाते हैं, आप ड्रामे में, नज्म में आप वो लेके आ जाते हैं। जो बुनियादी जुज है वो कहानी है और इब्लाग है, रीडेबिलिटी है। अगर वो किसी भी हैत में समझ आ जाती है तो रीडर उस तरफ मुतवज्जो होता है। रीडर पब्लिशर की और मतलब हम लिखने वाले का भी और छापने वाले का भी टारगेट रीडर ही होता है। चुनाचे जो भट्ट साहब ने बात की कि जो यानी बहुत सारी चीज़ें तय सिर्फ खुद मुसन्निफ नहीं कर रहा होता। मेरा 2-3 बार ये इत्तेफाक हुआ, जो लोग ये समझते हैं कि पब्लिशर इसमें इन्वॉल्व नहीं है नॉवल लिखने के पीछे, और अफसाने को चले फिक्शन को बहरहाल वो एक्सेप्ट करते हैं, और फिक्शन में भी अगर नॉवल हो जाए या चलती फिरती बाज मौजूआत पर कुछ इंशाइया टाइप नसर हो जाए तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो जो जिन्हें बात को शक है वो गज़ल या नज़्म का एक मुसवदा ले जाके किसी पब्लिशर के पास जाके छाप के दिखा दें।
दूसरी बात ये है कि कहानी है, नॉवल कहानी है, अफसाना टेक्निक है। नॉवल चूंकि बड़ा कैनवस है, उस पर कुछ खराब होता है, कहीं पर कोई कमी रह जाती है, तो कहीं पर कुछ पोर्शंस बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। अफसाना मिनिएचर है, इसमें गलती की गुंजाइश इतनी नहीं है, आप सिर्फ कहानी सुना नहीं सकते हैं, लिहाजा अगेन रीडेबिलिटी का मसला आ जाता है, आपके रीडर्स कम हो जाते हैं और अमूमन आपके रीडर्स नाकदीन ही रह जाते हैं। तो इसलिए नॉवल लिखा ज़्यादा जाता है, पढ़ा ज़्यादा जाता है, छापा ज़्यादा जाता है। और लगता यही है, यदि कोई जितने भी बैरूनी जो भी हम अवामिल कह लें जो किसी भी सिंफ को लॉन्च करते हैं, लॉन्च तो हो जाता है लेकिन ऑर्गेनिकली वो स्ट्रगल करके बच वही जाती है अगेन, जिसमें रीडेबिलिटी है, जिसमें एक्सेप्टेंस है, आम आदमी या रीडरशिप जिसकी मौजूद है, तो सर्वाइवल वहाँ पर है। आप जो मर्जी कर लें, आज आप कसीदा नहीं ला सकते, भले सऊदी अरब के बादशाह का कसीदा लिखना शुरू कर दें, आप उसको उसके हक में जितने मर्जी सेमिनार्स कर दें, कुछ शायर लिख भी लाएंगे, लेकिन वो प्रेवलेंट नहीं होगा, वो बचेगा नहीं उस तरह से। उसकी बजाय गज़ल का शेर ज़्यादा जाएगा क्योंकि रिलेटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है आदमी की। एक हाँ, वो जो उर्फी साहब ने बात की थी कि ये जितना मर्जी फलसफियाना उसे उसमें एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, तो हम एक तो अभी जितने भी नॉवेल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे, यानी जिन बड़े नॉवलों को हम आइडियलाइज कर रहे हैं, वो बड़े नॉवल इसलिए हैं कि वो एक महाबयानी को लेके चल रहे होते हैं, एक कलेक्टिव चीज को। लेकिन दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, जितने नॉवेल्स अब आ रहे हैं, हम कैसे उनको, मसलन एक अगर जेंडर पर्सनल ट्रेजेडी पर है, और चाहे सिंबॉलिकली वो एक तहजीब के मरने को जाहिर कर रहा है, लेकिन वो एक फर्द के साथ है, जबकि आप उसके बदले में जब उदास नस्लें पढ़ते हैं तो एक खाम खा के ग्रैंडर का, एक खाम खा की अजमत का एहसास होता है। तो थोड़ी सी तब्दीली आ रही है अभी, यानी ऐसे नॉवेल्स के लिए भी नकाद आ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके ऊपर उनकी इवैल्यूएशन हो रही है। हम ये E.M. फॉस्टर को लेकर नहीं चल सकते अब तक कि नॉवल क्या है और नॉवल के उसके तश्कीली अनासिर क्या हैं, इन चीज़ों के लेके नहीं चल सकते। बहरहाल जब तक जितनी रीडेबिलिटी रहेगी किसी भी सिंफ में हो, वो उतनी ज़्यादा ही प्रिवेल करेगी, उतनी ही बचेगी, वही उसका अरूज होगा। जैसे नज़्म के मुकाबले में गज़ल का अरूज है, क्योंकि उसको सुनने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले मैसेज है, आम आवाम उसको समझ जाते हैं आसानी से। शुक्रिया, ये गज़ल वाली बात पे शुक्रिया। सर, मैं भी सवाल से ज़्यादा यहाँ पे मेरा कमेंट ही है कि मैं अभी ताज़ा आप जानते हैं कि मेरा काम था PhD का नज़्म और गज़ल के हवाले से, तो ये सारे एलिमेंट्स जो अभी नावल और अफसाने की कंपैरेटिव हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ भी मुझे बहुत जगहों पे वो दरपेश आई कि स्कोप किसका ज़्यादा है और कौन सी चीज़ नज़्म ज़्यादा लिखी जा रही है, गज़ल ज़्यादा लिखी जा रही है, और किस चीज़ की मकबूलियत ज़्यादा है, किसकी मकबूलियत। जैसे कि हमने ट्रेंड बनाए हुए थे कि जी अब ये वाला जो 21st सेंचुरी है या नज़्म अब ज़्यादा लिखी जा रही है और इसका, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो आखिरी जाके मैं वहाँ जो मुहाकमा कर रही थी तो बहुत ज़ाती एक मैं इस पे पहुँची कि हम आज भी गज़ल से बहुत करीब हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, एक ख़ास तरह की एक रूमानियत का एहसास हमें एक गज़ल के साथ पाया जाता है, हमारे मिजाज के साथ बहुत मुताबिकत रखती है। और जो अवाम है, अवामी सतह पर अगर मकबूलियत की बात की जाए गज़ल, नज़्म या अफसाना या नावल की, तो एक और मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं एक दो ऐसे नावलिस्ट थोड़ा सा कम मकबूल लोगों को जानती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे नावल लिखे गए हैं और उनको पब्लिशर, मतलब इतने नावल, वो मेरा दूसरा उसका वो छप रहा है एडिशन, या मेरा तीसरा एडिशन छप रहा है, या मज़ीद मुझसे उसकी डिमांड की जा रही है। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि अगर वैसे स्टैंडर्ड को देखा जाए तो उस हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि अगर वही जो नावल लिख रहे हैं अगर वो अफसाना लिखें तो वो उतना उसकी डिमांड होगी। मेरे जहन में उस वक्त भी ये सवाल पैदा हुआ कि इसकी क्या वजह है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो असहाब हैं उन्होंने ये बात की और बिल्कुल दुरुस्त बात की कि रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो अफसाने की टेक्निकलिटीज़ हैं और फिर उसमें जब तजरीदियत शामिल होती है बाद उसको बड़ा मुश्किल बना देती है। और जो पढ़ने वाला कारी है अगर वो अपनी
मोस्टली हम नावल अफसाना क्यों पढ़ते हैं, शायरी से ज़्यादा भी इसलिए पढ़ते हैं कि हम एंटरटेन होना चाहते हैं, हम अपना थोड़ा सा तफरी का टाइम जो है वो उसके लिए निकालना चाहते हैं। हम जब बच्चे थे तो उस वक्त जब टीवी और ये थोड़ा कम नवाही इलाकों में था तो ये सबसे बड़ी हमारे पास एक चीज़ थी एंटरटेन होने की कि हमारे पास कोई नावल है या कोई अफसाना है, तो हम समझते थे ये बड़ी। और फिर यह है कि कुछ बयानियाँ सेट भी किया जाता है। जब पुराने जो नावल हैं हमारे, उनके अंदर बार बार उनको अदब में शामिल किया गया, उनके ऊपर तनकीद लिखी गई, उनके ऊपर डिस्कशन हुई, उनके किरदारों की चीज़ें वादे होती थी। लेकिन बाद अज़ां जब चीज़ें अफसाने की तरफ आई तो वही बात है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें इतनी शामिल हो गई, इसमें टेक्निकल चीज़ें इतनी ज़्यादा आ गई कि आम आदमी जब उसको पढ़ता है तो उसके दिमाग से वैनिश हो जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था या इसके बाद क्या होना है या हमने क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि नावल अफसाने को कहा गया, लेकिन यह है कि इंटरेस्ट जो है नावल की तरफ ज़्यादा रीडर जो है जो अपनी ज़ाती तफरीह के लिए नावल पढ़ रहा है, उसके अंदर नावल के लिए दिलचस्पी का अंसर ज़्यादा होता है कि वो खुद को अगर एंटरटेन करना चाहता है। आप ये तो नहीं कह रहे कि मतलब रोटी की तरह खा गया है, उसका मतलब यही है यार, इस खाने से मुराद ये नहीं है। लेकिन अगर अफसाने में भी, यानी हम ये मुकम्मल तौर पर वैनिशिंग की बात नहीं करेंगे, अगर अफसाने में भी कोई बात, यानी जो बयानिया बनाया गया है उस बयानी की मैं ये कह रही हूँ कि नावल की तरफ इंटरेस्ट बहरहाल ज़्यादा है। इस बात ठीक है, दुरुस्त है। आबिद साहब आप भी एक बात करें, फिर हम स्टेज की तरफ आते हैं, फिर इसको वाइंड अप करेंगे 6 से पहले, ताकि जनाब आबिद मीर साहब बलोचिस्तान से हमारे दोस्त। जो दो बड़े नुकात सामने आए मेरा ख्याल है, एक तो आसिम भट्ट साहब ने जो मुहर्रम के बहस शुरू किया था वो बहुत ही दिलचस्प नुकता है। मेरे लिए कम से कम ये एक नया एंगल है फिक्शन को देखने का, बिलखुसूस नावल के हवाले से। जो उन्होंने बात की है वो किसी तरह भी कम से कम नज़रअंदाज करने जैसी नहीं है, और उन्होंने अच्छा नुकता रखा कि ये ऐसी बात है कि जो हो सकता है कि हम जब यहाँ से उठने लगे तो हो सकता है इससे मुत्तफिक हो, या हो सकता है कि इससे इख्तलाफ करके जा रहे हो या कोई नई बात सुन के जा रहे हो। जैसे मेरे लिए ये नई बात है और मैं इस पर सोचूंगा कि वाकई ये जो नावल की जो सेल है, स्पेशली मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इस नुक्ते पे बाकी अहबाब ने भी बात की कि ऐसा भी हुआ है कि शायर, हालांकि डॉक्टर मेरा ने कहा कि आप गज़ल के आदमी हैं तो आप गज़ल के अंदर खुद को सोचते होंगे, लेकिन हमने देखा कि शायर जो कि प्योरली शायर है वो भी नावल लिखने की तरफ आया है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पर ये कोई ना कोई फैक्टर तो है। अब वो फैक्टर कौन सा है वो ढूंढा जा सकता है या उस पर बात हो सकती है। एक फैक्टर की तरफ इशारा अपने आसिम भट्ट साहब ने कर दिया है, और बाकी मजमूई तौर पर ये रुझान इस वक्त है, बाकी दुनिया में भी है, जिसका फैक्ट के साथ बता दिया आसिम भट्ट साहब ने कि सारी दुनिया में ये एक रुझान कि नावल क्यों ज़्यादा पढ़ा जा रहा है और नावल क्यों ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, उसके पीछे कोई एक खास काम कर रहा है। वो किस सतह पर है इसको जरा खोजने की शायद मजीद ज़रूरत होगी। ये एक नया नुक्ता कम से कम मैं आज के महफिल से लेकर जाऊँगा, और इसको हम सोचेंगे कि ये इस नुक्ते पर सोचा जाए बतौर लिखने वाले के भी, बतौर फिक्शन के कार्य के लिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अगर मार्केटिंग ट्रेंड्स की बात कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का भी थोड़ा हिस्सा जो वो कि जो प्रोज का रीडर है, नस्ल का जो रीडर है जिसने अफसाना भी पढ़ना, नावल भी पढ़ना, उनकी ओवरऑल तादाद देखिए और उसके मुकाबले में जो छपने वाली कुतब हैं, तो अफसाने की कितनी छप रही, नावल्स कितने आते हैं। तो नावल्स आपको नज़र आएगा कि बहुत कम रेशो है, यानी कि आपको यूँ लगेगा कि कभी कभार शायद नावल छपता है जो कि सामने आता है। तो जो रीडर्स है उनकी तादाद ज़्यादा है, तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका पब्लिशर है वो भी डेफिनेटली वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। रही बात किसी भी सन को खा जाना, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तीन बुनियादों पर लिखी जाती है। एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन का आंसर है, ठीक है, दूसरा है पब्लिसिटी, सेंस ऑफ पब्लिसिटी या फेम, तीसरा सेंस ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। तो जब तक जो प्योर आर्ट क्रिएट हो रहा है, वो जैसे उन्होंने बात की, वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के बायस, जिसे इश्क है अपने सन्फ से, उसने तो लिखते ही रहना, ठीक है, वो छपे ना छपे। अब बहुत सारे ऐसे शोरा हमारे या लिखने वाले जिन्होंने कभी किताब छपवाने का सोचा ही नहीं, ठीक है, तो वो किस लिए लिखते थे, ठीक है। तो इसी तरह से अफसाना जो लिखने वाले हैं, जो अपने इश्क के लिए, अपने कथारसिस के लिए ये जनरल लिख रहे हैं, ठीक है, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये सनत ख़त्म नहीं होगी। तो सनत तो ये ख़त्म नहीं होगी। हाँ, जो मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं
वो चेंज होते रहते हैं। उसमें वो भी हैं, स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, जैसे आपने हिस्ट्री की बात बताई, और ट्रेंड्स बनाए भी जाते हैं, ठीक है। फिर ट्रेंड जो है वो रातों रात बदलता है यहाँ पे, अभी स्पेशली सोशल मीडिया और डिजिटल वो आने की वजह से ट्रेंड्स रातों रात चेंज होते हैं। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे जिनके मायारी लोग हैं, छपते भी हैं किताबें उनकी, लेकिन जो लोग जिनकी किताब भी इतनी नहीं छपी होंगी लेकिन वो सोशल मीडिया पे फेमस हैं, तो उनके मिलियंस में व्यूज हैं। किताब आपकी कितनी हज़ार छप जाती, 10 एडिशन छप गए तो 10,000 छप गई। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, मैं चूंकि आईटी की फील्ड से, मैंने अभी बुक अपनी पब्लिश नहीं की, 3-4 साल पहले मैं उसकी मोबाइल ऐप बना के तो उस पर रखी गूगल प्ले स्टोर पे। तो कल मैंने स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप को भेजा, 46,000 उस पर डाउनलोड आ गए, यानी कि 46,000 लोगों ने मेरी किताब छपने से पहले पढ़ ली। तो अभी ट्रेंड्स जो है वो बनते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स जो है वो इवन के जो असरअंदाज होने वाले अदारे हैं, ये लोग हैं, ये स्टेट है, उसके कंट्रोल से भी बाहर है, ठीक है। स्पेशली हमारी ये जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया है, ये एस्पेक्ट्स बड़े अहम हैं। और व्हाट्सएप ने भी जैसे वो बात की कि आप मरहूम मिन्नत हो जाते हैं, उनके पास उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं इन फैक्टर्स के, तो ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा जी आप सर, शहर अफसाना में अफसाने के ज़वाल पे बात हो रही है, तो मार्केट के ट्रेंड्स जो हैं ना, इसका जो है वो कहना चाहिए कि लुबे-लबाब है। सर, अगर अफसाने में मेयार होगा, अगर मेयारी अफसाना लिखा जाएगा तो खुद ब खुद जो है मार्केट उसकी तरफ जो है वो करेगी। दूसरी बात यह है कि अमूमन ये कहा जाता था, एक ये भी राय थी कि चूँकि वक्त जो है वो कम है, इसलिए जो है नावल के मुकाबले में अफसाना जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो क्या अब वक्त जो है वो लोगों को ज़्यादा मिल गया है कि वो नावल जो है ना, उन्होंने जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया है और अफसाने की तरफ जो है उनका रुझान ख़त्म हो गया है? तो मैं ये भी सोच रहा था कि क्या ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ असनाफ पे कोई जो है वक्त ऐसा आता है कि वो दब जाती हैं और फिर जो है वो उभर जाती। तो खुदा न करे कि जिस तरह जो है कसीदे के साथ हुआ, मसनवी के साथ हुआ और दूसरी असनाफ के साथ हुआ कि उनका जो है बहुत चर्चा था, शोहरा था, एक दौर उनका था, तो ऐसा ना हो कि अफसाना भी। तो बहुत शुक्रिया कि आपने तवज्जो दिलाई है। मुझे लगता है कि इसके बाद जो है हमारे अफसाना निगार इस पर ध्यान देंगे। लेकिन रुश्दी साहब ने जो बात की उसका मतलब ये है कि अफसाना आप एक रात में पढ़ते थे और 5 रातें उस पर सोचते थे, तो 6 रातें बनती हैं टोटल। तो उसके मुकाबले नावल आप 3 रातों में पढ़ के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें रहते हैं। उमर साहब, आप बात करना चाहेंगे? कोई कमेंट? ये ले लीजिए बेटे, ये पहुँचाएँ ताकि छुट्टी हफ्ते वाले दिन करते थे अफसाना पढ़ के। आसानी बहुत बड़ी इन्वॉल्व है। मैं सवाल करना तो नहीं चाहता था, जैसे इस तरह का उम्मीद हो। एक सवाल है, मैं बहुत अच्छा रीडर नहीं हूँ नावल का, मेरा स्टेमिना टूट जाता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या नावल निगार बनने के शौक में अफसाना निगारों ने नावल लिखने शुरू कर दी हैं? क्योंकि बहुत से नावल मैंने ऐसे देखे, मैं नाम नहीं लूँ, जिनकी कहानी एक अफसाने से ज़्यादा की नहीं है, लेकिन उनमें जिनको जुजियात समझते हैं वो तफसीलात डाल के उनको एक 200-150 सफ़ा बना के तो छपवा दिया गया है। बजाय इसके कि आप 8-10 कहानियाँ लिखें, उन पर जोर लगाएं, टेक्निक लेके आएँ और फिर वो सब पे मेहनत करें, तो एक भी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें और सारी किताब बन जाए। तो ज़रा इस पे अगर कोई साहब रोशनी डाल दे, मेरे ख्याल में इस पे एक कमेंट लेके कर दें। तालिब इल्मों में से अगर कोई बात करना चाहे वो साथ ही कर लें, ताकि उसका जवाब भी साथ ही आ जाए, क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है। कोई और साहब? जनाब बाबर साहब, आपके सवाल हम ध्यान रखते हैं। ये मेरा सवाल जो है आसम साहब से है। उन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि अफसाने में वो कुव्वत नहीं है जो कि नावल में है। सवाल ये है कि आपने वो कौन से पैरामीटर सेट किए हैं जिस पे आप अफसाने को और नावल को मेजर कर रहे हैं, कि जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि अफसाने में वो चीज़ नहीं है? क्या उसमें कहानी नहीं है, टेक्निक नहीं है, क्या उसमें हकीकत नगारी नहीं है आज के अफसाने में? और दूसरा ये आपने ये कहा था कि जब तक कोई अफसाना निगार नावल नहीं लिखता तो वो बड़ा अदीब नहीं बनता। क्या रशीद अमजद साहब का नाम लिया था उसकी साहब ने?
क्या वो बड़े अदीब नहीं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? मैं अपने पैनल से सवाल करना चाहूँगा। पहले सवाल के हवाले से कि अदब या सनाफ का रुजूवात। मेरा सवाल ये है कि क्या वो कौन सा मसला है जिसे हमारा अदब हल करना चाहता है, क्या उसका तयन हुआ है? एक नंबर 1। नंबर 2, क्या अब तक हमने जितनी तख्लीकात की हैं उससे हम इंसानी फितरत के अंदर कोई तब्दीली लाने में कोई कामयाबी हासिल कर चुके हैं या कर सके हैं? तीसरा सवाल ये है कि क्या कभी उर्दू अफसाना या उर्दू नावल जो है ये नोबेल प्राइज़ का इस्तेहकाक हासिल कर सकेगा? और ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जबकि अमेरिकन सियासी इलाहियात में सोच पर पैरे हैं कि वो अपने एक मुतय्यन फ्रेमवर्क से किसी को निकलने की इजाज़त नहीं देती। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि मसला जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए। एक मेरी जो दिलचस्पी है उसमें है जो जहाँ मैं अपने मसाइल का हल देखूँगा। कोई भी एक अमूमी हर शख्स का जो है ये एक फार्मूला है। अगर मेरी दिलचस्पी जो है वो इससे हटकर नहीं है, मेरी दिलचस्पी का जो मौजू है वो ये है कि जो मसला है वो अदब और कल्चर का है, और कल्चर जो है वो है वेल्थ एंड पावर कल्चर एंड मिशनरी एंड पोटेंशियल कल्चर। हफीज साहब ने जो बात की है, कंपटीशन की बात की है आलमी सतह पर, डॉक्टर हुमैरा ने जो बात की है वो उन्होंने बात की है पोटेंशियल की। तो अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम अहम हो जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले जो है वो हमारे हल हो सकते हैं। शुक्रिया सर। जी सर, जो सवाल होंगे 5 इकट्ठे। पहला सवाल, 2 सवाल जो है वो तकनीक के और आर्ट के बारे में है कि क्या नावल जो है उसको निस्बतन यानी अफसानों को खींच कर नावल बनाया जा रहा है, ये ट्रेंड है एक, तो क्या इस वजह से उसको आसान समझ के किया जा रहा है? और साथ में उन्होंने कहा कि क्या जो अफसाना है और जो नावल है उसमें आज के अफसाने में ऐसा क्या कम है, पहले भी तो ऐसा था, तो इस वजह तो क्या कमी है जिसकी बुनियाद पर आज के अफसाने को नावल से कम समझा जा रहा है, या ऐसा है? बुनियादी बात अलवी साहब ने की वो है कि कैसे हमारा जो अफसाना है या हमारा अदब जो है वो क्या आलमी अदब के साथ कहीं लगा खाता है, या उसको पजीराई हासिल हो सकती है किसी वक्त जाकर, या अब जो आलमी अदब को हासिल है। इन तीनों सवालों पे मेरे ख्याल में मुख्तसर नहीं, मैं किसी का छोटा जवाब। हाँ ये मुफ्ती साहब से पहले शुरू करें। जी, ये बात तो देखिए मैंने वो आपसे कही थी कि ऐसा होता है, हो सकता है कि आप अपनी कहानियों में से कोई एक कहानी, आप कुछ कहानियों को इनकॉर्पोरेट करके, तो एक मैंने प्रोफाइल का पोर्टफोलियो का जो लफ्ज़ यूज़ किया था वो इसी बात पे किया था कि वो एक बात बनती है। लेकिन ये अपना हुमैरा ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो कहानी की स्ट्रेंथ होती है ना वो ड्रामे में है, उसमें अफसाने में है, या उसमें है नॉवल में है, जिसमें भी वो फाइनली वो अपनी जगह खुद बनाती है, वो अपना ट्रेंड और अपना वो पॉपुलैरिटी की जिम्मेदारी भी उठा लेती है ना। तो इसमें हमें वो है कि मीडियम का मसला नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि तीसरा अपने सवाल को खींचा जा रहा है। हाँ, ये वैसे ये एक बड़ी हमने, हाँ सॉरी, मुझे ख्याल है कि देखिए मुझे और बात कि जैसे मंशा जात के जो अफसाने बहुत तौर उनके उन्होंने नावल भी लिखे, तो फिर भी वो अफसाना के तौर पे ज़्यादा जाने जाते। मुमताज़ मुफ्ती के हवाले से भी ये बात है, और कुछ और अदीब इस ऊपर में नाम नहीं आ रहे होंगे कि उनके जो है ना भारत और अफसाने की जो कासमी साहब ने तो फिर नॉवल लिखा ही नहीं शायद, हाँ उनका मंशायात की बात करें, मंशायात है ना कि नॉवल लिखे, शायद 2 नॉवल लिखे थे, एक पंजाबी का टमाटा था और एक वही नावल है, वही है शायद, वो उर्दू में वो ड्रामे से उन्होंने नॉवल बनाए, लेकिन फिर भी वो उनका अफसाना जो है ना वो ज़्यादा डोमिनेट। तो इसका मतलब है कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्निक से ना।
तो और ऐसा है हमारे यहाँ बिल्कुल कंटेम्प्रेरी उर्दू में ऐसे दोस्तों ने काम किया कि वो कहानी, अफसाने की कहानी को उन्होंने नावल बनाने की कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर नावल की अपनी भी एक आहिस्ता आहिस्ता शक्ल एक इवॉल्व होगी, निकलेगी मॉडर्न नावल की, और हो सकता है वो उर्दू ही उसको करे, कंट्रीब्यूट कर दे। तो नोबेल प्राइज़ वाली बात जो है वो मेरा बताएंगे। अच्छा, इसका मेरे पास पता कराएं, आ ही नहीं जा सकती हूँ तो कोई रास्ता बताएं। जी बहुत शुक्रिया सर। इसमें आलमी सतह पर जो बात आपने की है ना, इसका मेरे पास एक छोटा सा आंसर है डॉक्टर वजीर आगा की ज़ुबान में। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात, एक इशारा उन्होंने दिया था कि हम अभी तक अपने फिक्शन में जो कैरेक्टर है उसको अपनी पूरी तरह, उसके जो एक तरह से गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। हम अभी तक पूरा किरदार मुतारिफ ही नहीं करा सके। यानी मर्द का किरदार है तो वो अपनी, यानी उसको जिस्म और दिमाग इन दो सतहों से आगे हम निकले नहीं ना। एक तीसरी सतह भी है ना, नफ्सियात की कई सतहें हैं और बहुत सारी। इंसान एक वक्त में सिर्फ उतना नहीं है जितना कि वो दुनिया में नज़र आता है, जितना उसने खाया पिया सो गया, ऐसा नहीं है। मोहब्बत कर ली, चले मोहब्बत में नाकाम हो गए या कामयाब हो गए, दैट्स इट। तो वो कहते हैं कि किरदार जो है वो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, ना नावल में ना अफसाने में। तो इस वजह से हमारा अभी नावल और अफसाने का जो एक पूरा दयानतदारी के साथ, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मुकम्मल इंसान का एक जाविया, वो आया ही नहीं। उसके हमारी अपनी हकीकतें हैं जिसमें हम, कुछ हमारी मजहबी हकीकतें हैं, कुछ हमारी सियासी हकीकतें हैं, कुछ हमारी अपनी जो है वो नाअहली समझ लीजिए। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम उतनी मेहनत ही नहीं करते उस किरदार को घड़ने में, उस किरदार के साथ हम लिव नहीं करते, उस किरदार को हम एक तस्वुर कर लेते हैं, एक ह्योला, उसकी जमालियात, उसकी ज़ाहिरी जमालियात और उसके फिर उसकी मिजरीज़ के अंदर, उससे आगे नहीं बढ़ते हम। इसलिए वो कहानी शुरू वहीं से होती है, कहानी ख़त्म वहीं होती है। वो चीज़ अंदर से जो नापैद है, स्टिल वो नापैद है, इसलिए वो आलमी नोबेल तक जाएगी तब जब हम ऐसा किरदार को लाएंगे जो उस मुकाबले का होगा, जो असातीरी हवाला भी हो लेकिन ज़मीनी हवाला भी हो। तो हमारे यहाँ या बिल्कुल असातीरी हवाला है या बिल्कुल हम अभी तक मिसाली किरदारों की जो है उसकी तलाश में है। एक अजीब स्टीरियोटाइप किस्म के किरदार जो बहुत अच्छे हैं और उसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ज़हन बंधे हुए हैं। ये आज का सवाल देखिए, एक्चुअली हमारे हाथ नहीं बंधे हुए, हमारे हाथ तो आज़ाद हैं। अब हम ना महकूम हैं, ना हमारे ऊपर इस्तेमाली ताकतें हैं, कुछ भी नहीं है। हमारे दिमाग बंधे हुए हैं, हमारे सवाल बंधे हुए हैं। जिस दिन हमारे सवाल खुल गए, हमारे दिमाग खुल गए, उसको ना खुलने के लिए अगलों ने पूरा काम कर रखा है। और उस काम को तोड़ने के लिए हमें जिस तरह का दानिश्वर चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए, एक रोड मैप सेट करने वाला टीचर चाहिए, वो दस्तयाब नहीं है। इसलिए हमारा बच्चा भी अभी तक जो है वो बच्चा है, यानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी मैं उसे मुसलसल बच्चा कह रही हूँ, जबकि ये कोई नॉनसेंस बात है। लेकिन ऐसा है कि हमारी ज़ुबानों पर ये चढ़ा है कि ये अभी बच्चा है। लेकिन आप एक इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ तो 18 साल के आप किसी बालिग शख्स को बच्चा कहने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये बेचारे भी एहतराम में नहीं पूछते ना कोई सवाल, और हमें भी सबसे अच्छे वही तालिब इल्म लगते हैं जो सवाल नहीं पूछते। तो इसलिए ये अभी बड़ा लंबा सफ़र है। हमें अभी नोबेल का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए जब तक हम अपने आप को उस तरह से नहीं ले जाते। दूसरा, अफसाने में मेरा ये ख्याल है कि अफसाना निगार, अदीब, सफ़रनामा निगार, शायर, गज़ल गो, नज़्म गो, वो अपने फ़न में माहिर है। तो मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि वो उसमें उसकी पहचान वो बनाता है। और बाज़ ऐसे फ़नकार हैं जिनका भी इरफान अहमद उर्फ़ी साहब ने भी फरमाया कि उन्होंने कई तरह से अपने फ़न की तबाह आज़माई की है, लेकिन उन्हें याद किसी एक हवाले से रखा गया। बाकी उनकी जेतें हम नक्काद जो है बताते रहते हैं, नहीं जी इन्होंने तर्जुमा भी किया, नहीं इन्होंने शायरी की भी है। कि इनकी किताब अजीज़ अहमद की मैं बात अगर करूँ तो अजीज़ अहमद अब फिक्शन का कितना बड़ा नाम है, लेकिन उनकी अगर आप उस पर तहकीक करें तो उनकी शायरी की इतनी ज़बरदस्त किताब है, लेकिन उस पर कभी तवज्जो नहीं आई, क्योंकि फ़िक्शन में उनका काम एक्सेप्टेंस और लेवल वो उस तरह का था। और मैं शायरी की दयानतदारी से मैंने थीसिस किया उन पर, तो मैं देखा कि वो इतनी मुश्किल इकबाल से वो मुतासिर किस्म की उनकी शायरी है कि वो समझ ही नहीं आती कि यहाँ अजीज़ अहमद कौन है, और वो सितारा अफलाक और पता नहीं क्या क्या नज़में कि इंसान ढूंढ ही नहीं पाता कि कहाँ पर अजीज़ अहमद है। लेकिन आप जब इसमें बाकी ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती में देखते हैं तो पूरा आपको अजीज़ अहमद नज़र आता है। और बहुत सारे अफसानों में, यानी अफसाना निगार भी अजीज़ अहमद है, नावल निगार भी है, और दोनों में शमसुर्रहमान फारूकी। तो ये यानी बाज़ लोगों को तारीख़ किस तरह से अपने कौन से फ़न पारे की हैसियत से याद रखे और कौन सा फ़न पारा। बाज़ ऐसे भी तख्लीक़कार हैं जो कहते हैं नहीं मेरा फ़लान नावल ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसको इतनी जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, जबकि ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था।
और इस चीज़ को इतना उठा दिया गया। तो ये बड़ा यानी एक अजीब तरह का खेल है जिसमें यानी तयशुदा बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। तो बाकी अपना काम अगर हम ठीक तरह से करते रहेंगे और सिर्फ मावरा होकर ज़ात से थोड़ा सा अबव होकर थोड़ा सा अपनी ज़ात से निकल कर खेलेंगे तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक बात हम डॉक्टर साहब से भी सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब, बिलाखिर हुमैरा ने ये कहा, वो वाइंड अप करेंगे हुमैरा ने बिलाखिर ये कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं किसी हमारे हाथ दिमाग और हमारे इसका मतलब है कि ऊपर से कोई असर जो आपने जिसका आगाज किया तो थोड़ा बहुत मान रही है उसको आप मेरी ख्वाहिश है जिसमें बांधा हुआ है। मेरी जो ख्वाहिश है वो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वाकई नावल का रिवाइवल हो जैसा कहा जा रहा है। तो मेरी शदीद ख्वाहिश है कि रिवाइवल हो और हम जो पिछले जो हमारे लिखने वाले हैं हम उनसे बेहतर ना भी हो कम उनके लेवल का हम लिखें। उतना 50 सालों में हम लिख लें जितना कि उन्होंने लिखा था। तो ये तो मेरी अपनी ख्वाहिश है। हम वो ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि मैं तो उन कारीगरों में शामिल हूँ जो कि कोशिश भी कर रहे हैं कि इस ख्वाहिश को हमको निकालना है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो जबकि है नहीं तो फिर आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं, मतलब ऐसा आपको दिखाया जा रहा है। तो आप अब देखें आज हमारा हर चीज़ हमारी आर्टिकुलेटेड है, इतनी आर्टिकुलेटेड है कि हम समझ नहीं हम ये असेस करना ही बहुत मुश्किल है कि अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कितनी मेरी थी और कितनी मुझे दी गई है। तो ये तो एक बहुत अलग मौजूद है, इस पर बात अलग से करने की मेरा ख्याल है। तो दूसरी बात ये कि वो अफसाने की दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि जी नावल अपना ग्रो करे अपनी नेचुरली, और जो दीगर असनाफ हैं उनको भी सांस लेने की जगह मिले और उनकी जगह ना रोके। वो अगर नेचुरली मर रही है तो मर जाए, यानी अगर वक्त उनके साथ नहीं चल रहा, मुआफिक नहीं है तो ठीक है। लेकिन ये जो अननेचुरल डेथ है, जिस तरह अभी सियाल ने कहा कि इस ज़माने में हमने कुछ असनाफ को, मुझे याद है कि वो मैं कहीं पढ़ रहा था कि नज़ीर अहमद देलवी जो है उन्होंने तमाम नावल अपने लिखे कंपटीशन में दाखिल होने के लिए। कंपटीशन का ऐलान होता था गवर्नमेंट की तरफ से, आप नावल लिखें इस मौजू पर, तो वो इस तरह भी काम होता है। लेकिन बहरहाल तो मेरी ये ख्वाहिश है कि भी इसमें तमाम असनाफ जो अपनी अपनी जगह दे रहे हैं, जिन असनाफ के साथ हमारा सबसे बड़ा आप देखें कि उर्दू में अगर आप तारीख देखें उर्दू, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा काम हुआ गज़ल के बाद वो अफसाना है। और अफसाना आपका ऐसा है कि उसे आप दुनिया में किसी भी जगह पर खड़ा कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े आदमी के जो अफसाना है उनके बराबर खड़ा कर सकते हैं। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जबकि इसके मुकाबले में दीगर असनाफ हैं उसमें भी काम हुआ, लेकिन वो अभी सतह का नहीं हुआ। तो अभी एक सिंफ है जो ख़त्म हो रही है और हम इसको सब समझ लें कि ये नेचुरली मर रही है। देखने कितनी खौफनाक है कि हम समझ लें कि ये ठीक है, ये इसका ना इसमें दम नहीं रहा, इसमें जो लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है। तो मैं बस इतनी ही बात सर कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि अफसाने में वो ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है? ये खुदा का कसम मैंने ऐसी बात नहीं की, ना मैं ऐसे कर सकता। देखिए ये कि वो कौन से पैरामीटर्स होंगे जिन पे इनको मेजर किया जाएगा कि अफसाना बेहतर है या नावल बेहतर है? ऐसी बात कभी मैंने की, ऐसी बात आपको लगी है तो मैं उससे माजूर चाहता हूँ। देखिए एक टेबल टेनिस खेलने वाला मसला सिर्फ का नहीं है, मसला लिखने वालों का है। उनका कहने का मतलब ये है कि इस वक्त नावल की तरफ ज्यादा लोगों की तरजीह और तवज्जो है। ज़ाहिर इसमें कोई अफसाने का कसूर तो नहीं है, लेकिन नावल लिखने वाला उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो रहा है, वो इजी उसमें महसूस। ज़ाती मेरी राय जो है ना वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। वो ये कि मैं समझता हूँ कि अफसाने के लिए ज़्यादा आपको जो फनी चाबुक दस्ती है वो इतनी दरकार है उसमें कि उसका ये नावल का मुकाबला नहीं कर सकता। वो चाबुक दस्ती के लिए आपको एक फन की बहुत ऊपर की मंजिल में जाना पड़ता है, उसकी बहुत ज़्यादा की गुंजाइश है ही नहीं। हफीज साहब से कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं। हफीज साहब से गुजारिश करते हैं गलती करेंगे जी जो सारी गुफ्तगू हो चुकी है इसको वाइड अप भी कर दें। और ये जो इदारे का और अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ताउन से हमारा ये जो इनिशिएटिव है इस तरह की बहस करने का, इस पे भी कुछ आखिर पे एक दो। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और ख़ासतौर पर जो आखिर में कुछ हमारे जो दोस्त शरीक गुफ्तगू है उनकी तरफ से जो बातें आई हैं उसका मैं थोड़ा सा हल्का सा जवाब देना चाहता हूँ। आपने बात की कि
उमर साहब जी उमर साहब के अफसाने को खींच खांच कर नावल बना लिया जाता है, या कुछ अफसानों को इकट्ठा करके 10-12 को किताब छपवाने की बजाय एक नावल बना लिया जाता है। तो जब नावल लिखा जा रहा है या कोई भी सिर्फ या गज़ल लिखी जा रही होती है या नज़म लिखी जा रही होती है या ड्रामा लिखा जा रहा होता है, तो इस किस्म की बातें होती हैं। आपका बिल्कुल ये एतराज़ जो है ये मानने वाली है बात है कि अब तो ऐसे ऐसे नावल भी मैं देख रहा हूँ कि किसी की कोई महकमे में इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी रिपोर्ट को उन्होंने नावल बना दिया। अच्छा, तो इस किस्म की नई तकनीक और उसकी नई तकनीक कहा गया, तो ये इस किस्म के भी आ रहे हैं। इनको वक्त की एक अपनी छाननी है। वक्त उसमें से ये पास होते जाएंगे, आखिर में जाकर जो बचेगा फिर उनके कोई अगले दौर कासिम भट्ट साहब जो होंगे फिर उनके नाम यहाँ लिखेंगे कि ये वो नावल थे। अब दूसरी बात थी कि नोबेल प्राइज की बात की, उस पर डॉक्टर हुमैरा साहबा ने बहुत अच्छी गुफ्तगू कर दी, लेकिन मैं उनसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जो बात है करैक्टर्स की, कि नफ्सियाती सतह पर करैक्टर्स को नहीं देखा गया। हमारे यहाँ बहुत सारे नावलों में और हमारे अफसानों में करैक्टराइजेशन है या किरदार निगारी है वो बेताशा पाई जाती है। मसला एक और भी है, वो है कि हमारा उर्दू का लिखा हुआ अफसाना या उर्दू का लिखा हुआ नावल, क्या वो जो नोबेल प्राइज वाले लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता। हमारे यहाँ कितने ट्रांसलेशन होते हैं अंग्रेजी में, जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिले हैं चाहे उन्होंने अपनी मकामी जुबानों में वो अफसाने या नावल लिखे, लेकिन जब तक वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं हुए या फ्रेंच में नहीं हुए या जो दूसरी जुबानें नोबेल प्राइज वालों को समझ आती हैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। अगर नोबेल प्राइज आज के लिखने वालों को वो कंसीडर नहीं हो रहे तो जो हमारे आज से 70 साल पहले वाले थे वो भी कंसीडर नहीं हुए, वो भी इसमें नहीं आए। तो ये तो बात वहां रही, लेकिन आज की गुफ्तगू से जो सवाल बेसिकली पैदा हुए थे वो बड़ा ही एक जामे उसका हमारे यहाँ डिस्कशन हुई। और जो बाकी सवालात आपके इधर थे, वो जो सवाल आबिद सियाल साहब का था माहौल के बारे में और माहौल के इम्पैक्ट्स के बारे में, असरात के बारे में, सारी उसकी ऑफशूट्स हैं। राइटर पर दो किस्म के माहौल असरअंदाज हो रहे होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, उसका अपना जो ज़ात उसकी है। जो एक्सटर्नल है उसमें जब मैंने उसका सर से ऐसा जिक्र किया था कि उसमें हालात हैं आपका समाज है, आपकी मुआशरत है, आपकी लिविंग है, आपकी इकोनॉमी है और दुनिया कहाँ जा रही है, कंपटीशन क्या कुछ है, ये सारा कुछ उस पर असरअंदाज होता है। और दूसरी जो उसकी अपनी ज़ात है वो कहाँ लिखने में लुत्फ लेता है। मैंने 20 साल मुसलसल कहानी लिखी, 20 साल फिर उसके अगले 20 साल मैंने तनकीद की तरफ आया, तारीख की तरफ आया और बाकी जो मेरे मजमून नगारी थे ड्रामा की तरफ आया। तो मुझे उन असनाफ में लिखते हुए लुत्फ हासिल हो रहा था। लेकिन जब अब मैं नावल की तरफ आया तो मेरी वो अंदरूनी जो है सतह है चीज़ों को लिखते हुए या तख्लीक करते हुए लुत्फ हासिल करने की, तो मैं नावल में लुत्फ हासिल कर रहा हूँ। तो इसी तरह हर किसी के अपने लिखने वाले की होती है। अफसाना लिखने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो नावल लिखने वाले से कमतर है, नावल लिखने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो शायरी करने वाले से कमतर है। अब शायरी करने वाले, जैसे पहले जिक्र किया, बहुत सारे लोग जब नावल की तरफ आए या अफसाने की तरफ आए, और सिर्फ ये नहीं कि उर्दू ज़ुबान में, पाकिस्तानी ज़ुबानों में भी ये हुआ और बाकी ज़ुबानों में भी हुआ, तो क्या हम ये समझें कि जो एक शायर था उसकी शायरी का अबलाग ख़त्म हो गया, एक गज़ल गो था कि उसकी गज़लें उसका अबलाग करने से या जो उसका जो तख्लीकी वफूर है उसका इजहार करने से, वो उसका अबलाग करने से ख़त्म हो गई? ऐसी बात नहीं है। बात वही है कि उसका जब अंदर बदलता है किसी चीज़ में तख्लीक करते हुए, वो जो चीज़ ज़रिया इजहार बनाना चाहता है वो उसको बना लेता है। कोई भी ज़रिया इजहार, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर बनाना हो, चाहे वो लिखना हो, फ़नून लतीफ़ा की कोई चीज़ हो, तो इजहार ज़ात के ज़राए हैं, उनमें से ना कोई कमतर है ना कोई बढ़िया है। तो ये आज का जो जहाँ तक अफसाने और नावल का, तो उसमें डॉक्टर फाखरा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अफसाना तकनीक है और नावल बयानिया है, पूरा ज़ात का बयानिया है। उन्होंने ये बात की, बड़ी खूबसूरत बात थी ये। तो इसी पर हम इस बहस को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और आखिर में मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान का और जो इदारा है हमारा आबिद सियाल साहब का, तो उसका ये बहुत बड़ा इक़दाम है कि मिल बैठते हैं और जहाँ संजीदा गुफ्तगू होती है
और वो वक्त जो हम किसी और काम में ज़ाय करें यहाँ आते। और मुझे जिस तरीके से, जिस इश्तियाक से बातों को सुना गया और जिस इनमाक से उन बातों को सुनकर, समझकर और फिर सवाल किए गए, और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ इज्तिमा है, हमारे इस्लामाबाद के लोग हैं और कोयटा से आबिद मीर साहब भी आए हुए हैं, उनका बैठना हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस है। हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, और चट्टा साहब जैसे भी अहले इल्म भी हैं, सब लोग ये आए हैं। तो ये एक आज जो एक महफिल है, इसका अरोमा ता देर बाकी रहेगा। बहुत शुक्रिया।